ओके एंड देन अभी ये नया सेटअप है। शेयर स्क्रीन, यस। टंगड़ंग टंगड़ंग टंगड़ंग। कैन नाउ सी योर एप्लीकेशन। अच्छा जी, अब ये मुझे मेरा in this एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो, am I properly visible, audible or not? एक सेकेंड, माई चैट ओपन करेगा, देन आई विल कम टू नो। गुड इवनिंग, 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 गुड इवनिंग। चलो दोस्त, शुरू करते हैं एक बार फिर से। अच्छा जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैटरी इज लो, कोई बात नहीं, तुम्हारी दवा की जाएगी, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। नहीं बेटा, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट पे थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ रहा है, नहीं तो आपके फुल लेंथ टेस्ट अफेक्ट हो जाएंगे। कल हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स खत्म कर देंगे और उसके साथ साथ कल कोशिश करूंगा मैं कन्वेक्शन भी खत्म कर दूं, है ना। फिर हमारे पास नाइन्थ और टेंथ के लिए सिर्फ एटीडी बचेगा, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। ओके, क्या ही तो बात है, क्या पारी खेली है आप सभी ने मेरे साथ। सो थैंकफुल टू एवरीवन हु हैज बीन। क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, 480p लाना पड़ेगा। एटीडी में ही टर्बो करवाऊंगा बेटा, एटीडी में टर्बो साथ में होगा।
मशीन डिजाइन का एक चैप्टर, डिजाइन फॉर स्टैटिक लोडिंग, दूसरा चैप्टर डिजाइन ऑफ शाफ्ट्स, तीसरा चैप्टर जॉइंट्स, चौथा चैप्टर डायनेमिक लोडिंग, डिजाइन फॉर डायनेमिक लोडिंग, पांचवा चैप्टर डिजाइन ऑफ बियरिंग्स, छठा चैप्टर पे आ चुके हैं हम लोग, ब्रेक्स एंड क्लचेस। ब्रेक्स एंड क्लचेस बढ़िया, एकदम लाइव चलता है, कोई लैग वैग नहीं है इसमें खास, सो डू नॉट वरी, है ना। एमडी का टेस्ट कल होगा, कल कॉम्प्लेक्स खत्म कर देते हैं, फिर परसों नरसों एमडी, और एक दिन एमडी एक दिन हीट ट्रांसफर का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कल कॉम्प्लेक्स और कन्वेक्शन दोनों खत्म कर देते हैं, ताकि हमारे पास फिर रिवीजन प्रैक्टिस को लेकर एटीडी के अलावा और कुछ ना बचे। चलो, ब्रेक्स एंड क्लचेस में सारे ब्रेक्स एंड क्लचेस की बात अगर करें तो ब्रेक्स एंड क्लचेस को लार्जली, ब्रेक्स एंड क्लचेस को ऑपरेट करने के लिए हमें किसी ना किसी फोर्स की जरूरत पड़ती है बेटा, और वो फोर्स या तो रेडियल अप्लाई करते हैं या फिर एक्सियल। सो दो स्टोरीज हैं पूरी पूरी, एक है रेडियल डिवाइसेस, दूसरी है एक्सियल डिवाइसेस। वन इज रेडियल डिवाइसेस एंड अनदर इज एक्सियल डिवाइसेस। So brakes and clutches 1.0 will be dedicated to radial devices. Brakes and clutches 1.0 is going to be for radial devices, and then we will come to axial devices. Clear है सभी ने? रेडियल डिवाइसेस में सबसे पहली रेडियल डिवाइस ध्यान से समझियो। द वेरी फर्स्ट रेडियल डिवाइस, एक ड्राइवर शाफ्ट है, और उस ड्राइवर शाफ्ट को आप बोर्ड के अंदर से आपकी तरफ आता हुआ विजुअलाइज करें, एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ ब्लॉक्स अटैच कर दिए हैं। ये ब्लॉक्स बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे एक टेबल फैन की ब्लेड्स होती हैं जो टेबल फैन के साथ रोटेट होती हैं, टेबल फैन के शाफ्ट के साथ रोटेट होती हैं उसकी ब्लेड्स, वैसे ही ये ब्लॉक्स परमानेंटली अटैच्ड हैं। दे आर फिक्स्ड टू द शाफ्ट, दे आर फिक्स्ड टू द शाफ्ट। सो ये ब्लॉक्स आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, जरूरी नहीं है कि ये 4 हो, मैंने यहाँ पर 4 बनाए हैं, बट ये 6 भी हो सकते हैं, ये 8 भी हो सकते हैं, ये 10 भी हो सकते हैं। बेसिकली वी आर गोइंग टू हैव even number of blocks, and these blocks, as I said, are an integral part of this particular shaft. ये blocks इसके इंटीग्रल पार्ट हैं। उसके बाद इन ब्लॉक्स में हमने फिट किए हैं ये ब्लू वाले ब्लॉक जो मूवेबल हैं। These blue blocks we are fitting, and these blue blocks are basically movable. These blue blocks are movable. ये blue blocks जो हैं ये movable हैं। So ये blue block मैंने इन दोनों green blocks के बीच में फिट किया हुआ है और ये रेडियली मूव कर सकता है। ये ब्लू ब्लॉक मैंने इन दोनों ग्रीन वाले ब्लॉक्स के बीच में फिट किया हुआ है, ये मूव कर सकता है रेडियली। लेकिन सर ये तो जैसे ही शाफ्ट घूमेगा जैसे ही ये शाफ्ट घूमेगा वैसे ही ये ब्लॉक उड़ के बाहर चला जाएगा। एकदम सही पकड़े हैं आप, और इसलिए ये ब्लॉक उड़ के बाहर ना चला जाए इसलिए मैं इसको मेन शाफ्ट से एक स्प्रिंग के थ्रू कनेक्ट कर दूंगा।
I'm going to connect it through the main shaft with the help of a spring. By a spring, I'm going to connect each one of them. Now, ध्यान से समझियो. Now we are going to have another hollow drum. अब एक hollow drum है जो इस पूरे को सबको देख रहा है बाहर से. एक hollow drum है जो इस सबको देख रहा है कि अच्छा तुम लोग भी हो, अच्छा ग्रीन वाले ब्लॉक्स तुम अटैच्ड हो, अच्छा ग्रीन वाले ब्लॉक्स तुम तो अटैच्ड हो, तुम तो येलो वाले शाफ्ट से परमानेंटली फिक्स्ड हो. You are permanently fixed to. You are permanently fixed. You are permanently fixed to that yellow shaft. In fact, उस yellow shaft को ना उसको भी green color दे देते हैं तो इससे आपको पूरा green system जो है वो एक जैसा दिखने लग जाएगा. This whole green thing is going to be visible as one thing. आपकी बन जाना प्लीज एकदम. हाँ ऐसे. तो ये तो आपस में कनेक्टेड हैं. उसके बाद हमारे पास ये ब्लू वाले ब्लॉक्स हैं जो मूव कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी गॉट दीज ब्लू ब्लॉक्स एंड दीज ब्लू ब्लॉक्स कैन मूव रेडियली. These blue blocks can move radially out, but they are constrained by springs. Springs के द्वारा उन्हें constrain करके रखा गया है. They have been constrained by spring. They have been constrained by spring. They have been constrained by spring. Okay. So these blue blocks can move, but they have been constrained by springs. And then there is a purple drum outside. अभी ध्यान से समझियो. थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ. सर हाँ स्पीड तो बढ़ानी है क्योंकि खत्म करना है. अरे वो स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं मैं इस ड्राइवर शाफ्ट की स्पीड की बात कर रहा हूं. इस ड्राइवर शाफ्ट की एक्सीलरेटर थोड़ा खींचो. Pull the accelerator up, and as you pull the accelerator up, that green shaft will start rotating more and more and more and more and more. As the green shaft will start rotating more and more and more and more and more, these blue blocks are going to experience more and more and more and more and more centrifugal forces. As these blue blocks are going to experience more and 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 more centrifugal forces, as these blue blocks are going to experience more and more and more and more and more and more and more centrifugal forces, एक लिमिट आएगी स्पीड की जब ये ब्लू ब्लॉक उस पर्पल वाले ड्रम पर जस्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जस्ट चिपकने को तैयार हो जाएगा. देयर विल बी वन लिमिट एट विच, मैं मान लेता हूं इस ब्लॉक का मास है m और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर से आरजी डिस्टेंस पर है. देन एक स्पीड ऐसी आएगी जब ये जस्ट चिपकने को तैयार है पर्पल ड्रम के इनर सरफेस में. There is one speed. If you increase the speed, there is one speed at which this blue block, due to centrifugal force, is almost touching, almost impacting upon the inner surface of that purple drum. पर्पल ड्रम के इनर सरफेस पे ये लगभग इंपैक्ट करने को तैयार है. लगभग बस चिपक ही चुका है. Almost it is on the verge of striking at the inner surface of that purple drum. After that omega naught speed. That omega naught speed is known by the name engagement speed. Once that engagement speed is attained, after that if you increase the speed any further, these blue blocks due to centrifugal action are going to force against the inner surface of that purple drum and creating a lot of normal force. Normal force multiplied by mu will become friction force, and बहुत सारा friction force generate होगा blocks और drum के बीच में. Drum ब्लॉक्स पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, एंटी क्लॉकवाइज ब्लॉक्स को रोकने की कोशिश करेगा. न्यूटन थर्ड लॉ से
ब्लॉक्स ड्रम पर अप्लाई करेंगे क्लॉकवाइज फ्रिक्शन फोर्स, ब्लॉक्स ड्रम को अपने साथ ड्रैग करने की कोशिश करेंगे, ब्लॉक्स ड्रम को अपने साथ रोटेट करने की कोशिश करेंगे। ब्लॉक्स विल ट्राई टू as blocks are part of this driver shaft, my dear friends, they are naturally rotating in clockwise sense, and the drum will try as they are pushing the drum, as they are pushing the drum by the normal force, as they are pushing the drum outside, the drum will push them back inside. Not only that, as these green blocks are connected with the help of a spring, these green blocks are a part of driver shaft. Naturally they are rotating clockwise, तो उन पर वो पर्पल ड्रम एक एंटी क्लॉकवाइज फ्रिक्शन लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश करेगा। ये ब्लॉक क्या करेगा फिर? ये ब्लॉक न्यूटन्स थर्ड लॉ से एक ऑपोजिट फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा पर्पल ड्रम पर, एक ऑपोजिट फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा पर्पल ड्रम पर, और ऑपोजिट फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करके वो ड्रम को रोटेट करने की कोशिश करेगा। वेरी क्लियरली अगर ये फ्रिक्शन फोर्स एनफ है तो ड्रम को ये रोटेट करा देगा। इफ दिस फ्रिक्शन फोर्स इज एनफ, इट विल सक्सेसफुली रोटेट द ड्रम। अगर ये ब्लॉक के द्वारा जनरेट किया जाने वाला फ्रिक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड में काफी है तो ये ड्रम को रोटेट करा देगा। अगर आप पूरे ड्रम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये और ज्यादा क्लियर हो चुका होगा। इफ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ होल ड्रम, एंड ड्रम, हॉलो ड्रम ड्रिवन शाफ्ट का पार्ट है, वो रोटेट हो जाएगा। हॉलो ड्रम इज द पार्ट ऑफ ड्रिवन शाफ्ट एंड इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। सो एक तो ये ब्लू ब्लॉक फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा होगा, एक ये वाला ब्लू ब्लॉक फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा होगा, एक ये वाला ब्लू ब्लॉक फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा होगा, एक ये वाला ब्लू ब्लॉक फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा होगा। कूल। This blue block is creating a lot of friction, this blue block is creating a lot of friction, this blue block is creating a lot of friction, this blue block is creating a lot of friction। मैं मान लेता हूं ड्रम की रेडियस है r, तो कितना टॉर्क जनरेट होगा इन चारों फ्रिक्शनल फोर्सेस के कारण? ये ध्यान रखना, जो नॉर्मल फोर्स ड्रम पर लगेगा ब्लॉक की वजह से वो सेंटर से पास कर रहा है, और सेंटर से पास करने की वजह से उस नॉर्मल फोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन टॉर्क डेवलप करने में नहीं होगा। ये स्टेटमेंट बहुत वियर्ड है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो नॉर्मल फोर्स के कारण ही सारा टॉर्क डेवलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फोर्स ना होता तो फ्रिक्शन फोर्स क्यों डेवलप होता? नॉर्मल फोर्स इज देयर, दैट्स व्हाई फ्रिक्शन फोर्स इज डेवलपिंग। नॉर्मल फोर्स इज देयर, दैट्स व्हाई फ्रिक्शन फोर्स इज डेवलपिंग। नॉर्मल फोर्स इज देयर, दैट्स व्हाई फ्रिक्शन फोर्स is developing. Normal force is there, that's why friction force is developing. So what will be the total torque capacity of the clutch? What will be the total torque capacity of the clutch? Torque capacity of the clutch हो जाएगा friction force multiplied by drum radius, and क्योंकि 1 2 3 4 जगह से ऐसा हो रहा है तो number of blocks या number of क्लच शूज से आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट, एंड देन फ्रिक्शन फोर्स कैन बी रिटन एज म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को आप लिख सकते हो म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स। ये सबसे पहली बात आपको याद रखनी है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू गॉट टू मग अप, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू गॉट टू रिमेंबर। ये पहली बात है जो आपको याद रखनी है, रटनी है। ओके, अब अगर आपको टॉर्क कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है इस क्लच की, आप समझ गए ना क्लच की वर्किंग ये है कि ग्रीन वाला शाफ्ट रोटेट कर रहा है, और अगर ग्रीन वाला शाफ्ट रोटेट कर रहा है लगातार, और अगर आप उसको एक एनफ स्पीड दे दोगे तो ये जो ब्लू वाले ब्लॉक्स हैं ये बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर जाएंगे तो ड्रम के सरफेस को पेनिट्रेट करना शुरू करेंगे और ड्रम पर बहुत सारा ड्रैग फोर्स अप्लाई करके अपने साथ उसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे। पर्पल वाला ड्रम रोटेट हो जाएगा, पर्पल वाला ड्रम ड्रिवन शाफ्ट का पार्ट है, ड्रिवन शाफ्ट रोटेट हो जाएगा। इस तरह से वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। दिस इज हाउ
सेंट्रीफ्यूगल क्लच वर्क्स माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। दिस इज हाउ सेंट्रीफ्यूगल क्लच वर्क्स। ध्यान से समझिए। सो पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो है टॉर्क कैपेसिटी। अब टॉर्क कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है तो नॉर्मल फोर्स F कैलकुलेट करना होगा। If I have to calculate torque capacity, I will have to calculate normal force F. कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एमडी का एक और टेस्ट होगा। हाँ जी, एमडी का एक और टेस्ट होगा। वन मोर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। क्यों? क्योंकि एमडी के टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं हुए थे, इसलिए वन मोर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट विल बी कंडक्टेड। नो, नॉट टुमारो। कल हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स और कन्वेक्शन खत्म करेंगे। सो नॉर्मल फोर्स F कैलकुलेट करना हमारा नेक्स्ट टारगेट है। नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम एक क्लच शू का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे फाइनल स्पीड में। एट एनी फाइनल स्पीड ओमेगा, एट एनी फाइनल स्पीड ओमेगा, एट एनी फाइनल speed omega, let's draw the free body diagram of clutch shoe. क्लच शू का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं किसी भी फाइनल स्पीड ओमेगा पर। किसी भी फाइनल स्पीड ओमेगा पर एक तो स्प्रिंग फोर्स होगा Fs और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा M मल्टीप्लाइड बाई Rg मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। एक बात आपको बता दूं यहाँ पर कि Rg जो है वो सेंटर से शू के सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है। Rg is the distance of shoe's center of mass from center of rotation, and R is the radius of the drum. So don't confuse between them, huh? Torque calculate किया है R की basis पर. Torque has been calculated on the basis of R, and this is Rg here. Okay, so mRg omega square. And then जैसे ही ये ब्लू ब्लॉक ड्रम को पुश करेगा आउटवर्ड, ड्रम क्या करेगा? ड्रम इसको पुश करेगा इनवर्ड, और वही नॉर्मल फोर्स जो ड्रम पर एक्ट कर रहा है इक्वल एंड ऑपोजिट नॉर्मल फोर्स ब्लॉक पर एक्ट करेगा। Equal and opposite normal force will be acting on the block. Let us balance all the forces in radial direction. And if I balance all the forces in radial direction, I get F plus spring force is equal to M Rg omega square is equal to M Rg omega square. अगर आपको नॉर्मल फोर्स चाहिए तो अगर आपको किसी भी स्पीड पर नॉर्मल फोर्स चाहिए तो आपको अब एक और विलन आपके सामने आ चुका है, और वो विलन है स्प्रिंग फोर्स। इफ यू नीड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन ड्रम एंड ईच ब्लॉक, then there is one more villain available now, and that villain is spring force. How do you calculate spring force? सर आसान है। स्प्रिंग फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं K मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन यहाँ हम वैसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करने का एक दूसरा फंडा यूज करने वाले हैं हम लोग। Here we are going to use a separate funda to calculate spring force. To calculate spring force, we will take that position of the block when it was on the verge of impacting the drum. ब्लॉक की वो पोजीशन जब वो ड्रम को जस्ट छूने वाला था, अभी छुआ नहीं है उसने, जस्ट छूने वाला था। उस स्पीड को आपने क्या नाम दिया है? ब्लॉक की वो पोजीशन जब वो ड्रम को जस्ट छूने वाला था, जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ टचिंग द ब्लॉक। जब वो ड्रम को जस्ट छूने वाला था, जब वो ड्रम को जस्ट छूने वाला था, अगर आपको याद हो, उस समय हमने एक स्पीड को नाम दिया था एंगेजमेंट स्पीड, एंड उस समय जो स्प्रिंग फोर्स होगा हम वो स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे वंस अगेन रेडियल फोर्सेस को बैलेंस करके। रेडियल फोर्सेस को बैलेंस करें तो स्प्रिंग फोर्स मिल जाएगा हमें mRg ओमेगा नॉट स्क्वायर। सर ये तो स्प्रिंग फोर्स तब है जब ब्लॉक ड्रम के कांटेक्ट में नहीं आया, तो आप इस स्प्रिंग फोर्स को तब कैसे यूज कर सकते हो जब
जब ब्लॉक ड्रम के कांटेक्ट में आ गया है, क्योंकि ब्लॉक ड्रम के जस्ट कांटेक्ट में आने से पहले और ब्लॉक ड्रम के जस्ट कांटेक्ट में आने के कितने भी बाद स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन क्यों होगा? एक बार ब्लॉक को आपने ड्रम से ऑलमोस्ट टच करा दिया तो ब्लॉक फर्दर रेडियली मूव नहीं हो सकता। ब्लॉक फर्दर रेडियली मूव नहीं हो सकता तो स्प्रिंग डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। स्प्रिंग डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता तो स्प्रिंग का फोर्स क्यों चेंज होगा? Sir, you calculated spring force just before the block hitting the drum, and then how can you use that spring force at a position when block is in contact of the drum? Because just before the block hitting the drum, and once it has hit the drum, then go to any speed between these two positions, spring is not getting deformed. And if spring is not getting deformed, why would spring force change? So spring force just before engagement will remain same as the spring force at any speed. जस्ट बिफोर एंगेजमेंट जो स्प्रिंग फोर्स रहेगा वो स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होने वाला है। दैट स्प्रिंग फोर्स विल रिमेन सेम। एक बार ये स्प्रिंग फोर्स मिल गया आपको, इसे आप वापस यहाँ पर रखने वाले हो तो नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा। एक बार ये नॉर्मल फोर्स मिल गया आपको तो उसे आप यहाँ पर रखकर टॉर्क कैपेसिटी क्लच की कैलकुलेट कर सकते हो। Once you get that spring force, then you can put that spring force back into the normal force equation, and by putting it back into the normal force equation, you will get the normal force. Once you get the normal force, then you can put that normal force here to calculate the torque capacity. ये तीन फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं और ये भी याद रखना है कि एंगेज ओमेगा नॉट जो है वो आपकी फाइनल रनिंग स्पीड नहीं है। ओमेगा नॉट वो स्पीड है जो ड्रम के कांटेक्ट में ब्लॉक को ले जाने के लिए जिसकी जरूरत है, और उसे हम कहते हैं एंगेजमेंट स्पीड। जस्ट अबाउट टू कॉन्टैक्ट एग्जैक्टली। Is there any relative slipping between the drum and the block? Might happen, and that's why we use friction material. इसीलिए हम एक फ्रिक्शन मटेरियल यूज करते हैं सो दैट रिलेटिव स्लिपिंग को मिनिमाइज कर सकें। यहाँ पर एक फ्रिक्शन मटेरियल की कोटिंग की जाएगी शू के आउटसाइड सरफेस पर। एट द आउटसाइड सरफेस ऑफ द शू देयर इज अ फ्रिक्शन मटेरियल कोटिंग। ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है ना, ये है एक तरह का फ्रिक्शन मटेरियल। जो फ्रिक्शन मटेरियल यूज होता है वो उसे हम कहते हैं फेरोडो। The friction material that is used generally is ferrodo. एक स्पेशल फ्रिक्शन मटेरियल डेवलप किया गया है and that's called by the name ferrodo. So I hope you have understood the things. Note them down, then we will move ahead. भाई तुम क्या कर रहे हो यार? हाँ, ग्रीन शर्ट, क्या चल क्या रहा है? इधर देखो, इधर देख। नोट डाउन करो, ठीक है, चीजों को, और सॉल्व करना शुरू करो साथ में। मिटाऊं? मॉनिटर साहब कहाँ हो भाई आप? क्या चल रहा है क्लास में? कोई कुछ बता नहीं रहा है, मिटाऊं ना मिटाऊं? नोट हो गया?
ओके, ये तीनों फॉर्मूलाज नोट डाउन कर ले। एक टॉर्क कैपेसिटी, दूसरा नॉर्मल फोर्स, तीसरा स्प्रिंग फोर्स। कहीं कुछ ना समझ में आया हो फिर से एक बार समझ लो बेटा। कहीं कुछ भी ना समझ में आया हो फिर से एक बार बहुत क्विकली समझ लो दैट एक ड्राइवर शाफ्ट है और वो ड्राइवर शाफ्ट रोटेट करेगा, तो अगर वो ज्यादा स्पीड पर रोटेट करने लगेगा तो ये ब्लू ब्लॉक्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर जाएंगे और बाहर जाकर ये ड्रम को हिट करेंगे। ये जब ड्रम को हिट करेंगे तो ड्रम बोलेगा डियर मिस्टर ब्लॉक्स औकात। ये जब ड्रम को हिट करेंगे तो ड्रम बोलेगा डियर मिस्टर ब्लॉक औकात में रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ओके, एंड ड्रम ब्लॉक्स को रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। ब्लॉक्स ड्रम को अपने साथ ड्रैग करने की कोशिश करेंगे। Blocks will try to drag them. Blocks will together try to drag the drum along with themselves. Blocks अपने साथ ड्रम को ड्रैग करने की कोशिश करेंगे। Blocks will try to drag the drum along with themselves. How do we calculate torque capacity? Friction force multiplied by R. 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 4 times friction force multiplied by R. 4 times friction force multiplied by R. Now, I need to calculate normal force. Normal force calculate करने के लिए मैंने शू के फ्री बॉडी डायग्राम पे फोकस किया। एक नॉर्मल फोर्स है, दूसरा स्प्रिंग फोर्स है, तीसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब हमें स्प्रिंग फोर्स चाहिए। नाउ वी नीड स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स एट any final speed we observe will be same as the spring force just before engagement. क्यों? क्योंकि जस्ट ड्रम के कांटेक्ट में जाते समय और ड्रम के कांटेक्ट में किसी भी स्पीड पर रहो आप, स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन चेंज नहीं हुआ, इसलिए स्प्रिंग फोर्स जो किसी भी फाइनल स्पीड पे होगा और स्प्रिंग फोर्स जो एंगेजमेंट के समय होगा दोनों सेम होंगे। इसलिए मैंने जस्ट बिफोर कांटेक्ट की मदद से स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करके उसे यूज किया। नाउ आई एम क्लियरिंग ऑल द ड्राइंग्स सो दैट वी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम। करते हैं दोस्त एक प्रॉब्लम सेंट्रीफ्यूगल क्लच पर बेस्ड। लेट्स नाउ ट्राई सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल क्लच। Suppose a centrifugal clutch, by the way, जितनी स्कूटी हैं उनमें यही क्लच यूज होता है। A centrifugal clutch is required. A centrifugal clutch is required to transmit 10 kilowatt at 500 RPM. Engagement speed is 300 revolutions per minute. Center of gravity of each block from rotational center of drum is at 120 mm and drum radius is 150 mm. Four clutch shoes are used. Determine the mass of each shoe required. Determine the mass of each shoe required. सेंट्रीफ्यूगल क्लच से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए, 3 फॉर्मूलाज लिख के और उसके बाद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करना। नंबर 1, स्प्रिंग फोर्स just before engagement. Number 2, normal force at any speed omega. Number 3, torque capacity of the clutch. Torque capacity of the clutch is
Torque capacity of the clutch is number of shoes multiplied by mu into normal force into drum radius. Of course, mu must be given. Mu must be given. 0.4 is the mu value. Cool. अब शुरुआत आप करने वाले हो सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करके and then you are going to calculate normal force. So we are going to calculate spring force. Spring force will become m multiplied by 0.12. 300 rpm will become 2 pi n divided by 60. ये है engagement speed. Engagement speed है क्या exactly? Engagement speed वो speed है जिस पर block drum के just contact में आने के लिए just block जो है वो drum के just contact में आने ही वाला है. When the block is just about to hit the drum, that speed is known by the name engagement speed. यहां से आपको spring force मिल जाएगा m के terms में, and then m के terms में spring force मिल जाएगा तो once again 0.12 into final speed जिस पर आप actually run कर रहे हो, final speed at which you are actually going to run minus fs. एफ एस को जब आप एम के टर्म्स में रखोगे तो एफ भी मिल जाएगा आपको एम के टर्म्स में. When you are going to put a spring force in terms of m, then normal force also will be available in terms of m. Once normal force is available in terms of m, then आज तक सेंट्रीफ्यूगल क्लच कभी आया नहीं है गेट में, और इसलिए गेट 2023 में मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच पहली बार दर्शन देगा. So F you will get in terms of M. Now torque capacity of the clutch should be more than the torque requirement. Torque requirement. And torque requirement is what? Torque capacity is mu multiplied by F multiplied by drum radius. Torque requirement क्या है बच्चे? Torque requirement is how much? Torque requirement is 60 P upon 2 pi N. Now, finally, we are going to close this. NS मालूम है 4, म्यू मालूम है 0.4, एंड एफ आपको पता चल चुका है क्लच शू के मास के टर्म्स में मल्टीप्लाइड बाय ड्रम रेडियस, एंड ड्रम रेडियस इज 0.15, एंड दिस शुड बी मोर देन 60 मल्टीप्लाइड बाय पावर गिवन है आपको. कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है? 10,000 वाट divided by 2 pi n. 2 pi n बताएंगे सभी लोग? बोलो 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 बोलो. fs क्या मिलता है m के टर्म्स में? What is the spring force you are getting in terms of m? What is the spring force you are getting in terms of m? f में 0.15 होगा. क्यों 0.15 होगा भाई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बेसिस पर कैलकुलेट होगा ना. $118.4352 118.4352 एंड ये वैल्यू यहां पर रखो और बताओ f क्या मिलता है? समथिंग इनटू m.
Ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na. 210.55 m. So now you are going to put it here, 210.55 m. यहां से आपको मिलेगा mass of each shoe should be greater than 3.77 kilogram. Now somebody is getting 3. English batch for GATE 2024 is coming just after 4th of February. Just after 4th of February, most probably 7th of February. 3.77 kilogram. Cool. If it has been noted down, can I erase it? दूसरी radial device, block break. The second radial device, and that second radial device is block break. How does block break work? Block break is the simplest possible device. It's a very simple radial device out there. It's a very simple radial device out there. I'm going to have this blue block, and this blue block is एक ब्लू ब्लॉक है, और ये ब्लू ब्लॉक हमने एक लीवर में अटैच कर रखा है. ये ब्लू ब्लॉक है, और ये ब्लू ब्लॉक हमने एक लीवर में अटैच कर रखा है. दिस ब्लू ब्लॉक हैज बीन अटैच्ड टू अ लीवर. ध्यान से समझियो, दिस इज अ पार्ट ऑफ लीवर, एंड देन लीवर को मैंने यहाँ पर एक फलक्रम दे दिया है, सपोर्ट दे दिया है. दैट लीवर इज गिवन अ सपोर्ट हेयर, ओके, एंड this drum is there, which is a part of machine. ये ड्रम मशीन का पार्ट है, और मशीन के साथ रोटेट हो रहा है. अगर आप ड्रम को स्टॉप कर ले गए तो ड्रम के साथ साथ मशीन भी स्टॉप हो जाएगा. This drum is a part of the machine, and if you can stop the drum, then naturally the machine will also be stopped. So what you are going to do, you are going to apply a force here that is called braking effort. We're going to apply a force here that is called braking effort. यहाँ पर आप force apply करके इसको push कर दोगे. As you push this further, this drum is there, and then you have got this block and lever, जिसे हम कहते हैं actuating mechanism. That's something that we call as actuating mechanism. Then, my dear friends, as you push it, you are going to have these kind of forces getting generated. इस तरह की कुछ forces generate हो रहे होंगे. क्या? ड्रम के ऊपर drum is going to experience an inward normal force. Drum will experience an inward normal force, and since drum is rotating in clockwise sense, block will try preventing its motion by applying an anti-clockwise friction force. By applying an anti-clockwise friction force, okay, which can be written as mu multiplied by normal force. Naturally, block क्या experience करेगा? Newton's third law. Block is going to experience exactly opposite force. Block is going to experience exactly opposite force. Block इसके exactly opposite force experience करेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ से. आप आज के बाद से याद रख लो, ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन हमेशा ड्रम के रोटेशन की डायरेक्शन में होगा.
ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन हमेशा ड्रम के रोटेशन की डायरेक्शन में होगा. द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द ड्रम. The friction acting on the block is going to be in the direction of rotation of the drum. This is how the free body diagram of block and lever will be drawn. इस तरह से ब्लॉक और लीवर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा. बस हो गया, खत्म. ब्लॉक ब्रेक डन. नहीं, मतलब डन नहीं लेकिन डन. डन नहीं लेकिन डन. ब्लॉक ब्रेक में एक्चुअली दो स्टोरीज है. स्टोरी नंबर 1 अभी हम लोग कर रहे हैं. We are right now doing first story, and the first story is that how do you calculate braking torque? Braking torque, which is actually given thanks to friction, is mu multiplied by F, further multiplied by drum radius, further multiplied by drum radius. Mu multiplied by F, further multiplied by drum radius. Naturally, I will need F. अब मुझे F की जरूरत पड़ेगी. नाउ आई एम गोइंग टू नीड F. अब मुझे F की जरूरत पड़ेगी. F कहां से मिलेगा? F मिलेगा ड्रम और ब्लॉक और लीवर के फ्री बॉडी डायग्राम से. F we are going to calculate with the help of the free body diagram of block and lever. So सबसे पहले आपने, जैसे सेंट्रीफ्यूगल क्लच में सबसे पहले आपने टॉर्क कैलकुलेट किया था, वैसे ही यहां भी आपने टॉर्क कैलकुलेट किया. एंड उसके बाद आप नॉर्मल फोर्स कहां से कैलकुलेट करेंगे? हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट नॉर्मल फोर्स? नॉर्मल फोर्स यू आर गोइंग टू कैलकुलेट. नॉर्मल फोर्स will be calculated by normal force will be calculated by calculate normal force by free body diagram of block and lever. Calculate normal force by free body diagram of block and lever. That's it. Done. खत्म. अगर कभी आपको प्रेशर इंटेंसिटी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ जाए कि ब्लॉक के सरफेस पर क्या प्रेशर इंटेंसिटी होगा, what is the pressure intensity value at the surface of the block, you can calculate it very easily. Pressure intensity is going to be, अगर आपको प्रेशर इंटेंसिटी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ जाए, नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय आर थीटा. अगर ब्लॉक का एंगल थीटा या 2 थीटा है, आई अस्यूम दैट the angle of the block at the drum center is 2 theta. Angle of the block at the center of the drum is 2 theta. Then the length of contact will become 2r theta multiplied by width of the block perpendicular to the contacting surface. So 2r theta is something that's visible to you, and B is something that's not visible to you. B is something that's not visible to you. ये काम सेंट्रीफ्यूगल क्लच में भी किया जा सकता है, प्रेशर इंटेंसिटी कैलकुलेट करने वाला. This pressure intensity gives some hint with heat generation in block break in the ends. Okay. Actually, heat generation energy analysis कहते हैं उसे ब्रेक्स एंड क्लचेस का. ब्रेक्स में भी क्लचेस में भी एनर्जी एनालिसिस किया जा सकता है, एंड I'll get it done, don't worry. So ये है पहला version block breaks का. This is the first version of block break. What is the second version, sir? That I will cover, don't worry. ये है block break का पहला version. और 3 formulas आप याद रखने वाले हो. You are going to remember 3 formulas. First formula, braking torque. Second formula, free body diagram of block and lever. Third formula, pressure intensity. तीसरा formula, pressure intensity. Cool. So I repeat once again, braking torque will be equal to friction force multiplied by drum radius. Friction force is mu multiplied by normal force multiplied by drum radius. Number 1. Number 2, free body diagram of block and lever. Free body diagram of block and lever. Number 3, pressure intensity value, normal force divided by area of contact. Normal force divided by area of contact, and area of contact is nothing but 2r theta multiplied by
2r theta multiplied by b, where 2 theta is the angle of contact of block, where 2 theta is the angle of contact of block. If you have noted down, we will move ahead and try solving the problem. अगर ब्लॉक ब्रेक के बारे में ये सारी बातें आप नोट डाउन कर चुके हैं तो हम फटाफट सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स. Dun 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 dun. एक था ड्रम और एक था ब्लॉक. This distance is 200 mm and this distance is 300 mm. Drum radius is given to you as 150 mm and the distance between I will need this distance. Yes. And this distance is 100 mm. Mu is given as 0.4. Determine required braking effort F1. Determine required braking effort F1. Determine required braking effort F1 to generate braking torque of 100 न्यूटन मीटर. 100 न्यूटन मीटर ब्रेकिंग टॉर्क जनरेट करना है. तो 100 न्यूटन मीटर ब्रेकिंग टॉर्क जनरेट करने के लिए कितना ब्रेकिंग एफर्ट चाहिए होगा? What is the braking effort that we need to generate 100 Newton meter torque? To generate 100 Newton meter braking torque, how much braking effort F1 will be required? I told you three things and any problem. Three things and any problem, three things and any problem, three things and any problem, any problem. ब्लॉक ब्रेक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको बस तीन बातें याद रखनी है. एक, ब्रेकिंग टॉर्क फार्मूला. टू, free body diagram of block and lever. One, braking torque formula, which is friction force multiplied by drum radius. Friction force is nothing but friction coefficient into normal force between drum and block. Second thing, free body diagram of block and lever.
free body diagram of block and lever. Third thing, तीसरी बात, free body diagram of block and lever. तीसरी बात, third thing, pressure intensity, which is F divided by 2R theta into B. यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी का कोई जरूरत नहीं है इस प्रॉब्लम को, बस हम पहले दो पॉइंट से सॉल्व कर सकते हैं. दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग फर्स्ट 2 पॉइंट्स ओनली. ओके, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग फर्स्ट 2 पॉइंट्स ओनली. ध्यान से समझियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ, क्योंकि टॉर्क कैपेसिटी गिवन है, आई विल स्टार्ट विथ टॉर्क फॉर्मूला. I will start with braking torque value. Braking torque value is friction force multiplied by drum radius, and it can be written as braking torque is equal to mu multiplied by normal force into drum radius. Braking torque 100 Newton meter का generate करना है. 0.4 is the mu value, and normal force multiplied by drum radius is 0.15. So required normal force, ड्रम और ब्लॉक के कॉन्टैक्ट पे कितना नॉर्मल फोर्स डेवलप होना चाहिए वो मिल जाएगा मुझे. 100 divided by 0.15 and further divided by 0.4. 1666.67. 1,666.67 Newton is the force getting, is the force that we need, is the normal force that we need at the contact of drum and block. ड्रम और ब्लॉक के कांटेक्ट पर इतना नॉर्मल फोर्स हमें चाहिए. अब हम आते हैं दूसरी बात पर. दूसरी बात, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक एंड लीवर. नॉर्मल फोर्स आपको हमेशा ब्लॉक और लीवर के फ्री बॉडी डायग्राम से मिलेगा. Normal force you are always going to get from the free body diagram of block and lever. So draw करते हैं बेटा free body diagram of block and lever. अगर अच्छा by the way ऐसा given है कि drum clockwise rotate हो रहा है. It's given that drum is rotating in clockwise sense. So now let us go ahead and draw the free body diagram of block and lever. Draw the free body diagram of block and lever. F1 that you are applying. एक तो F1 है जो आप अप्लाई कर रहे हो. दूसरा F1 अप्लाई करके जब आप ड्रम को डाउनवर्ड पुश करने की कोशिश करोगे तो ड्रम क्या करेगा? When by applying F1 you try to push the drum downward. What the drum is going to say? Drum is going to say, dear Mr. Block, कहां घुसे चले आ रहे हो भाई? कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे. कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे. ड्रम ब्लॉक को बोलने वाला है डियर मिस्टर ब्लॉक, औकात. एंड क्योंकि ड्रम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ब्लॉक ड्रम को ऑपोजिट फ्रिक्शन दे रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ड्रम ब्लॉक को क्लॉकवाइज फ्रिक्शन देगा. ड्रम इज गोइंग टू गिव क्लॉकवाइज फ्रिक्शन टू द ब्लॉक. फुलक्रम से F की डिस्टेंस है 0.3 मीटर. फुलक्रम से F1 की डिस्टेंस है 0.5 मीटर. फुलक्रम से फ्रिक्शन फोर्स की डिस्टेंस है 0.1 मीटर. फुलक्रम के अबाउट मोमेंट बैलेंस करेंगे. We would now balance moment about, we will now balance moment about fulcrum. So F1 multiplied by 0.5 is a clockwise moment, and mu multiplied by F is also producing a clockwise moment. Mu multiplied by F is also producing a clockwise moment, but F multiplied by 0.3 is producing an anti-clockwise moment. F multiplied by
0.3 is producing an anti-clockwise moment. My dear friends, F1 यहाँ से F की वैल्यू अगर रख दोगे आप और म्यू रख दोगे, F1 कैलकुलेट कर सकते हो. You can calculate required braking effort at the end of lever. लीवर के एंड पे कितना ब्रेकिंग एफर्ट का जरूरत पड़ेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो. What is the required braking effort? Only 866.67. ये एक्चुअली आपको कम फोर्स चाहिए. 1600 न्यूटन का फोर्स ब्लॉक और ड्रम के कांटेक्ट पे डेवलप करने के लिए आपको 800 न्यूटन चाहिए बस टू generate a normal force between the drum and block having magnitude of 1667. You need only a force 866.67 at the end of lever. At the end of lever you need only 866. क्यों? क्योंकि आप जब एक डिस्टेंस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो आपको ज्यादा फोर्स डेवलप करने के लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं इसे. दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एडवांटेज. सो F1 वी हैव कैलकुलेटेड एंड दिस इज द आंसर. दिस इज द आंसर. ध्यान से समझियो. हैंडपंप का याद आ गया. हाँ जी, चलो. सो इफ यू आर डन, I'll clear the drawings. Hello friends, सिग्नल दे दो. डन है. मॉनिटर साहब, तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए, आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे. Very easily you are going to solve, no matter which configuration is given to you. Just remember three things. One, braking torque. Two, free body diagram of block and lever. Three, one, braking torque. Two, free body diagram of block and lever. Three, pressure intensity formula. Okay, any kind of problem comes in front of you and you can easily solve it. बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप, बड़े आराम से. So let's go ahead and do this. This is the block. Determine max braking torque.
that can be generated by given break. Determine max braking torque that can be generated by given break. ध्यान से समझियो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीकाज हैं। There are two तरीकाज to solve this particular problem. One तरीका is बहुत ध्यान से समझियो बेटा, ठीक है। एक तरीका है लंबा, और वो है कि पहले आप एंटी क्लॉकवाइज अस्यूम करें, assume anti-clockwise rotation of drum and separately assume clockwise rotation of drum and solve it twice. दोनों में जो ज्यादा वैल्यू देते वो रिपोर्ट कर दो कि भाई मैक्सिमम टॉर्क दो केसेस के लिए मैंने देखा और दोनों में ये वाला ज्यादा मिल रहा है, तो इतना मैक्सिमम टॉर्क जनरेट किया जा सकता है। ओके, सो अस्यूम एंटी-क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द ड्रम एंड देन अस्यूम क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द ड्रम। ध्यान से समझियो, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, इसके थ्रू मैं आपको कोई कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं, इसके थ्रू मैं आपको कोई कंसेप्ट समझाना चाहता हूं। Assume anti-clockwise rotation of the drum and calculate frictional torque. So let's assume anti-clockwise rotation of the drum, and by assuming anti-clockwise rotation of the drum, let's begin with free body diagram of block and lever. Let's go with free body diagram of block and lever. Free body diagram of block and lever. Free body diagram of block and lever will be what? Anti-clockwise rotation of drum के लिए free body diagram of block and lever. So एक तो आपने 200 न्यूटन अप्लाई किया है, दूसरा यहाँ पर तो फुलक्रम है तो यहाँ रिएक्शंस होंगे। इनफैक्ट हम मोमेंट इसी के अबाउट लेंगे तो रिएक्शंस बनाने की जरूरत नहीं है। There is no need to draw reactions because we are going to take moment about O. Now, so fulcrum से इस 200 न्यूटन की डिस्टेंस कितनी है? From the fulcrum, what is the distance of this 200 Newton force? The distance of this 200 Newton force is 0.5. And जैसे आप ब्लॉक को ड्रम में नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश कर रहे हो, ड्रम बोलेगा डियर मिस्टर ब्लॉक, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसका फुलक्रम से डिस्टेंस है 0.3। बताओ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, बताओ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स? डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। जब ड्रम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, समझो बात को, जब ड्रम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ब्लॉक उस पर जो फ्रिक्शन अप्लाई करेगा वो क्लॉकवाइज होगा, और जब ब्लॉक ने ड्रम पर क्लॉकवाइज फ्रिक्शन अप्लाई किया है तो ड्रम ब्लॉक को उल्टा फ्रिक्शन देगा। आप तो सीधे सीधे याद रख लो दैट, आप तो सीधे सीधे याद रख लो कि ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ड्रम के रोटेशन के सेंस में हुआ करेगी। द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक will always be in the sense of rotation of the drum. The friction force on the block will always be in the sense of rotation of the drum. Cool. Now, friction force का distance क्या है? Friction force का distance है, what is the distance of the friction force? Distance of the friction force is 0.2. Cool. Let's now balance the moments about O. अब O के about moment balance करते हैं मित्र। O के about moment balance करते हैं। O के about moment balance करेंगे। 200 का clockwise है, 200 is producing clockwise moment
and F is producing anti-clockwise moment. F is producing anti-clockwise moment, and friction force is also producing anti-clockwise moment. Mu is given by the way. Mu value is 0.4. So now I can write 200 multiplied by 0.5 is equal to 0.3 F plus 0.4 into F into 0.2. बताओ जरा कितना normal force मिला? How much is the normal force? People tell me. People on the floor. People on the floor. चलो बताओ जल्दी से बता दो बेटा. Tell me quickly. $263.16. क्या है दूसरी चीज जो हमें यूज करनी होती है? What is the second thing that we have to use? Second thing that we have to use is braking torque formula. Braking torque formula is friction force multiplied by drum radius and mu multiplied by normal force into drum radius. Drum radius is given to you. It is once again 150 mm. So 0.4 into 263.17, 263.16 multiplied by 0.15. What, in case of anti-clockwise rotation of the drum, how much is the braking torque that can be produced? In case of anti-clockwise rotation of the drum, how much is the braking torque that can be produced? कितना ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस किया जा सकेगा बच्चा? ओ बच्चा, बचुआ, बोलो बोलो बेटे. Only 15.7896 न्यूटन मीटर. फिर से प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे assuming clockwise rotation of the drum. इस क्वेश्चन में ड्रम का रोटेशन नहीं गिवन है. In this question, the rotation of the drum is not given to you. In this question, the rotation of the drum is not given to you. ध्यान से समझियो. The rotation of the drum is not given to you. So you once again start with free body diagram of actuating mechanism. आप फिर से start करोगे free body diagram of block and lever के साथ. अब मैं आपको लॉजिक नहीं बताने वाला हूं. अब कई बार हम लोग लॉजिक जान चुके हैं कि ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ड्रम के रोटेशन के सेंस में रहा करेगी. The friction force on the block will always be in the sense of rotation of the drum. One big headache on PPT mode was that control Z नहीं वर्क करता था, and मेरे लिए वो it's a kind of big hindrance. So 200 न्यूटन and यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं हम नॉर्मल फोर्स. एंड अब ड्रम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्लॉकवाइज होगा. डिस्टेंसेस वही है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स अब फुलक्रम के अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रहा होगा. फ्रिक्शन फोर्स would generate clockwise moments. Let's balance all the moments about fulcrum. If I balance all the moments about fulcrum, I'm going to get
200 into 0.5, 200 into 0.5 clockwise, and one thing has changed. पिछली बार फ्रिक्शन फोर्स F1 के साथ नहीं था, F1 के दूसरी तरफ था। इस बार फ्रिक्शन फोर्स F1 के तरफ है। This time friction force is also producing clockwise moment. F अभी भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ही प्रोड्यूस कर रहा है। F is still producing anti-clockwise moment. फ्रिक्शन फोर्स को आप रिप्लेस कर दोगे 0.4F से। You are going to replace friction force by 0.4F and solve करो, क्या मिलता है? Normal force. You tell me what is the normal force? 454.54. 454.54 Newton. Now can you calculate the torque? Can you now calculate the torque value? You can calculate the torque value very easily. तो चलो जी कैलकुलेट करते हैं टॉर्क। ब्रेकिंग टॉर्क हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर, एंड फ्रिक्शन फोर्स आपके पास है म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर। म्यू इज गिवन 0.4, एफ आपने कैलकुलेट कर लिया है 454.54 मल्टीप्लाइड बाय ड्रम रेडियस एंड विच इज 0.15। लोगों ने बताया है ये 27.27 न्यूटन मीटर है। 27.27 Newton meter. Final answer is what? Final answer is that 27.27 Newton meter is the torque value. Applicable ये कब अचीव होगा? जब ड्रम क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा होता। तो ये इससे एक ट्रिगर होता है कि क्या हमें ये पहले मालूम हो गया होता? क्या ये इंफॉर्मेशन हमारे पास बिना चेक किए आ गई होती? और आंसर है हाँ। आंसर है हाँ। क्या ये इंफॉर्मेशन हमारे पास ये पूरा सॉल्व कर किए बिना आ सकती थी? एंड द आंसर इज यस। एंड उसी की मदद से हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं। Can this labor be avoided? And this information would have been known to us beforehand that this given break is going to be more efficient, more braking torque producing device in case of clockwise rotation of the drum. And if we would have known it, how would we have known it? We see a primary difference here, and that primary difference is, we see a primary difference here that friction force is opposing you in anti-clockwise rotation of the drum, and friction force is assisting you in clockwise rotation of the drum. Drum के clockwise rotation में, ड्रम के एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में फ्रिक्शन फोर्स का मोमेंट आपके मोमेंट, आप जो F1 की मदद से मोमेंट प्रोड्यूस करते हो, उस F1 की मदद से प्रोड्यूस होने वाले मोमेंट के ऑपोजिट है फ्रिक्शन फोर्स। बट क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ड्रम में फ्रिक्शन फोर्स का मोमेंट और F1 के मोमेंट का सेंस एक ही डायरेक्शन में है। फ्रिक्शन फोर्स आपकी हेल्प कर रहा है। ऐसी ब्रेक्स जिनमें फ्रिक्शन फोर्स आपके ब्रेकिंग एफर्ट की हेल्प करे, ऐसी ब्रेक्स को कहते हैं सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स। Such breaks where friction force is gonna help your braking effort, such breaks are known by the name self-energizing brakes. ऐसी ब्रेक्स को हम कहते हैं self-energizing brakes. How do we identify them? Just see when the friction is helping you. नोट हो गया हो तो मैं आपको बताऊं आगे की कहानी।
If it is noted down, I'll tell you the story further. कि इस प्रॉब्लम को हम बिना सॉल्व किए कैसे आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये ज्यादा टॉर्क, ज्यादा ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा अगर ड्रम क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा हो तो. How would we have identified that this given brake could produce more braking torque if drum was rotating clockwise? That we can identify. And that I'll tell you. If you're done, say yes. Okay. Ta-na-na-na-na-na-na-na, ta-na-na-na-na-na-na-na. Is there a way to identify? And if there is a way to identify, how do we identify? आप ब्लॉक को एक क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई करके ड्रम के कांटेक्ट में पुश करने की कोशिश करते हो. एंड देन ड्रम इस बात को अपोज करता है. You try to push the block into the contact of the drum with the help of your force F1. And the drum, by applying the force F, tries to push you back. ड्रम नॉर्मल फोर्स अप्लाई करके आपको अपने कांटेक्ट से दूर फेंकना चाहता है. आप क्लॉकवाइज मोमेंट फुलक्रम के अबाउट जनरेट करके ड्रम को ब्लॉक के कांटेक्ट में ले जाना चाहते हो. और ड्रम आपको कहता है हटो यहां से. ड्रम आपको कहता है हटो यहां से, भागो यहां से, हट. नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, ड्रम ब्लॉक को कह रहा है. ड्रम इज सेइंग दिस टू ब्लॉक दैट डियर मिस्टर ब्लॉक, हटो यहां से, हट. चले आए पुश करने हमारे सरफेस पे. So block is very clearly trying to push on the surface of the drum and drum throws it away. आप F1 की मदद से ब्लॉक को ड्रम में पेनिट्रेट कराना चाहते हो. ब्लॉक को ड्रम बाहर फेंकना चाहता है. और फ्रिक्शन फोर्स एक थर्ड पार्टी है जो कभी आपके दुश्मन की हेल्प करता हुआ नजर आता है. फ्रिक्शन फोर्स एक थर्ड पार्टी है जो कभी आपके दुश्मन की हेल्प करता हुआ नजर आता है और फ्रिक्शन फोर्स कभी आपकी हेल्प करता हुआ नजर आता है. फ्रिक्शन फोर्स is a third party that sometimes is visible trying to help, trying to oppose you, and sometimes it is trying to help you. My dear friends, पहला कॉन्फ़िगरेशन सेल्फ एनर्जाइजिंग नहीं है जब आप ड्रम को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ मान रहे. दूसरा कॉन्फ़िगरेशन सेल्फ एनर्जाइजिंग है जब आप ड्रम को क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ मान रहे. When you are assuming the drum to be rotating in clockwise sense, that is a self-energizing brake.
where friction force is helping you. Once you bring the block in contact of the drum, friction force is trying to keep your contact more and more into the drum. जब आप ब्लॉक को एक बार ड्रम के कांटेक्ट में ले आते हो तो फ्रिक्शन फोर्स आपके कांटेक्ट को ड्रम में और बना के रखना चाहता है। जब आप ब्लॉक को एक बार ड्रम के कांटेक्ट में ले आते हो तो फ्रिक्शन फोर्स आपसे कहता है आओ 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 आओ। और यहां पर क्या हो रहा है, जब आप ब्लॉक को ड्रम के कांटेक्ट में ले जाते हो तो फ्रिक्शन फोर्स आपसे कहता है जाओ 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 जाओ, हटो यहां से, हट। ऐसी ब्रेक्स जिनमें फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड ब्रेकिंग एफर्ट को हेल्प करे, ऐसी ब्रेक्स कहलाती हैं सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स। एंड एक गिवन कॉन्फ़िगरेशन के लिए उनमें अगर क्लॉकवाइज सेल्फ एनर्जाइजिंग है तो एक गिवन F1 के लिए ज्यादा टॉर्क डेवलप करके देगा वो, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स इज हेल्पिंग यू। ब्रेक्स इन विच friction force helps in actuation means maintaining the contact between block and drum are known as self-energizing brakes. Self-energizing brakes का limiting condition where zero braking torque is required उसे कहते हैं सेल्फ लॉकिंग ब्रेक। फ्रिक्शन फोर्स इतनी हेल्प करने लगे कि आपको कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। सेल्फ लॉकिंग ब्रेक का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए कभी तो याद रखना आपको F1 कैलकुलेट करके जीरो इक्वेट करना होगा। हमें किसी फोर्स के अप्लाई करने की जरूरत ही ना पड़े। एक बार कांटेक्ट में ला दिया, ब्लॉक को ड्रम के कांटेक्ट में ला दिया तो फ्रिक्शन फोर्स खुद ही उसको ड्रैग करके कांटेक्ट में रखेगा। सेल्फ लॉकिंग ब्रेक इज an extreme case of self-energizing brake where once we bring the block into the contact of the drum, then that friction force is going to keep the block into the contact of the drum automatically. We don't need to do anything further. Such an extreme case of self-energizing brake is known by the name self-locking brake. Self-energizing brake के इस extreme case को कहते हैं self-locking brake. Cool? ब्लॉक ब्रेक्स की कहानी तो खत्म है। मॉनिटर साहब बताइए जल्दी, मिटाऊं? लेकिन एक कैच है। बाय द वे, जो लोग 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मेक श्योर दैट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2024 के बैच का लिंक मिल जाएगा। 2024 का बैच होने वाला है ऑसम, अमेजिंग, अनबीटेबल। सो जो भी 2024 गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ज्वाइन दैट बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 11th जनवरी। 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है वो बैच। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डन 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 डन। ओके, ब्लॉक ब्रेक की कोई भी प्रॉब्लम हो आप सॉल्व कर सकते हो, बट देयर इज अ कैच।
अभी तक आपने जो जो कुछ भी कैलकुलेट किया, every single thing that you have calculated, every single thing that you have determined, every single thing that you've calculated, every single thing that you have determined, हर वो चीज जो आपने determine की है, उसमें कहीं ना कहीं एक assumption छिपा हुआ है. अगर ये clockwise rotate हो रहा है drum, if the drum is rotating in clockwise sense, block is trying to prevent its motion. Block is trying to prevent its motion. ध्यान से समझियो. And then block का free body diagram भी है हमारे पास. We have the free body diagram of block also ready with us. उसमें क्या होगा? Exactly opposite लगेंगे दोनों forces, FB और mu FB. ये था अभी तक जो आपने analysis किया. The analysis that you have done so far. The analysis that you have done so far. ध्यान से समझियो. But this is an ideal picture. Why? Because real picture is that there is a finite area contact, and there is a finite area contact. This F is not really going to act at a single point. F is actually going to be distributed. F is actually going to be distributed with minimum pressure intensity at extremes and maximum pressure intensity at mid. And maximum pressure intensity at mid. F is actually going to be distributed like this with minimum pressure intensity at extremes and maximum pressure intensity exactly at the center line. Center line पर maximum pressure intensity के साथ. Cool. ये है maximum pressure intensity P naught. This is the maximum pressure intensity P naught. Cool. And मैं total angle of contact को मान लेता हूं 2 theta. तो इधर हो जाएगा plus theta और इधर हो जाएगा minus theta. This side we are going to have plus theta and this side we are going to have minus theta. ध्यान से समझियो. बहुत ध्यान से समझियो. Be very attentive. And therefore ये जो आप सीधे सीधे mu into F लिख दे रहे थे ना, F को एक सिंगल पॉइंट पर मानकर mu into F लिख दे रहे थे फ्रिक्शन फोर्स, ये तो तब वैलिड होता जब यूनिफॉर्म प्रेशर इंटेंसिटी होता. मैकेनिक्स कहता है that writing friction force as mu multiplied by normal force, writing friction force as mu multiplied by normal force is valid only if uniform pressure intensity is available. Only if uniform pressure intensity is available and only for flat surface. मैकेनिक्स के फ्रिक्शन वाले चैप्टर में जो आपने म्यूएफ की थ्योरी निकाली है वो सिर्फ फ्लैट सरफेसेस के लिए थी. एंड ओनली फॉर फ्लैट सरफेसेस. ना तो हमारे पास फ्लैट सरफेस है और ना यूनिफॉर्म प्रेशर इंटेंसिटी है, क्योंकि आप सेंटर लाइन के अलोंग रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई करते हो. सेंटर लाइन के अलोंग पॉइंट्स ज्यादा प्रेशराइज्ड होंगे बिकॉज यू आर अप्लाइंग फोर्स अलोंग सेंटर लाइन. द प्रेशर अलोंग द सेंटर लाइन विल बी मोर. एंड जैसे जैसे आप दूर जाओगे सेंटर लाइन से, कॉन्टैक्ट
उतना टाइट नहीं रहेगा ड्रम और ब्लॉक के बीच में। ड्रम और ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट उतना टाइट नहीं रहेगा। ध्यान से समझियो। सो रिजल्टेंट फोर्स एफ यू आर अप्लाइंग इन x direction. Let's try to find out resultant. Let's try to find out resultant force in x direction. यहां पर अगर प्रेशर इंटेंसिटी P है किसी फाई एंगल पर, तो मेरे प्यारे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक मॉडल दे सकते हैं P नॉट cos फाई, क्योंकि ये तो cos फंक्शन ऐसे ही बिहेव करता है। कई बार लोग इसे समझ लेते हैं कि मैंने कंपोनेंट ले लिया पी नॉट का। बिल्कुल कंपोनेंट नहीं लिया है। आई हैव नॉट टेकन एनी कंपोनेंट ऑफ पी नॉट डियर। दिस इज जस्ट अ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। ये सिर्फ एक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। दिस इज सिंपली अ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। सो मैंने कोई कंपोनेंट वॉम्पोनेंट नहीं लिया है, ये सिर्फ एक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। Please try understanding. This is not any component or something. ये जीवन है, इस जीवन का ये सिर्फ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का एक मॉडल मैंने मान लिया, क्योंकि मुझे कॉस फंक्शन की तरह का वेरिएशन दिखा फाई इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम, और जैसे जैसे फाई की वैल्यूज बढ़े वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यूज डिक्रीज होती हुई। as the pressure values, as the phi value is increasing, then the pressure value is decreasing. So this is not any component or something. This is a simple pressure distribution model. Now, what will be a Chotu force generated here? What will be the Chotu contact force generated here? The Chotu contact force generated there will be pressure intensity multiplied by Chotu area. Pressure intensity multiplied by Chotu area को मैं लिख सकता हूँ R d phi multiplied by B. ये B कहाँ है सर? खोपड़िया में। ये B कहाँ है सर? ये B खोपड़िया में है। B ब्लॉक की विड्थ है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। P का मॉडल अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, द मॉडल ऑफ P इज P नॉट cos phi multiplied by R d phi. R is the drum radius. R is the drum radius into B. पेशेंस रखना प्लीज, लैपटॉप हुआ में है। अच्छा, अब डीएफ जो आपने कैलकुलेट किया है, अब इसको अब कंपोनेंट लेने की बारी आ चुकी है। अब जो आपने डीएफ कैलकुलेट किया है इसका कंपोनेंट लें तो आपको फोर्स अलोंग सेंटर लाइन मिल जाएगा। यू विल गेट फोर्स अलोंग सेंटर लाइन। So force along center line will be what? Force along center line will be df cos phi. Force along center line will be df cos phi. df cos phi. यहां पर रख दो तो P नॉट बी आर एंड df की वैल्यू रख दूं मैं, so it will become cos square phi d phi. What will be the net resultant force along center line? Resultant force along center line. What will be the resultant force along center line? Resultant force along center line will be naturally the integration of this from phi is equal to minus theta to phi is equal to plus theta. ब्लॉक ब्रेक के प्रॉब्लम्स करवाए आपने और कितना अच्छा लग रहा था, फिर एकदम से जज्बात बदल दिए। माइनस थीटा से लेकर प्लस थीटा तक
फ्रॉम माइनस थीटा टू प्लस थीटा, और इस तरह से मिलेगा आपको नेट फोर्स अलोंग द सेंटर लाइन। पेशेंस रखेंगे और अंत बहुत अच्छा होने वाला है, यकीन करें मेरा। बस थोड़ा सा पेशेंस रख के समझते रहना जो भी चीजें आपको बता रहा हूं। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, आपको मिलेगा पी नॉट बी आर टू थीटा प्लस साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू थीटा प्लस साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई पी नॉट बी आर टू थीटा प्लस साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई आप इंटीग्रेट करके अगर लिमिट्स अप्लाई करें, ऐसा मिलेगा। If you integrate and apply the limits, you are going to get this. Now let us calculate friction force. Now let us calculate friction force. अब ना फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू मल्टीप्लाइड बाई डी एफ, म्यू मल्टीप्लाइड बाई डी एफ। So friction force is going to be mu multiplied by df का इंटीग्रेशन माइनस थीटा से लेकर प्लस थीटा तक। df आपके पास है ऑलरेडी, df you have already, and df value is p naught cos phi and r d phi multiplied by b माइनस थीटा से लेकर प्लस थीटा तक। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। If you integrate this one, you are going to get 2 mu p naught br sin theta. 2 mu p naught br sin theta. 2 mu p naught br sin theta. ध्यान से समझियो। p naught br को रिप्लेस करेंगे 2f अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा से। p naught br को रिप्लेस करेंगे P naught BR, we are going to replace by 2f upon 2 theta plus sine 2 theta. 2f upon 2 theta plus sine 2 theta and multiplied by sine theta. यहां से आपको मिल जाएगा 4 mu sine theta divided by 2 theta plus sine 2 theta into f। मैकेनिक्स आपको बता के भेजा था कि फ्रिक्शन फोर्स तो म्यू इंटू एफ होगा। मैकेनिक्स आपको बता के भेजा था कि फ्रिक्शन फोर्स तो म्यू इंटू एफ होगा। जे का हो गया, जे का हो गया। मैंने ब्रेक्स कॉम्प्रिहेंसिव से नहीं किया था, इसीलिए तो मैं इतना डिटेल में कवर कर रहा हूं। शोएब वारसी, इसीलिए तो मैं इतना डिटेल में कवर कर रहा हूं। That's precisely the reason why I'm covering in such a deep detail. Otherwise, I must have avoided proof of this whole thing. But I'm kind of covering it for that purpose only, because I know that many people have not done brakes and clutches through comprehensive. ये क्या हो गया? अब जो भी हो गया होने दो। मुझे तो फ्रिक्शन फोर्स को म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स लिखने की आदत है, तो मैं तो लिखूंगा। बिकॉज आई हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग फ्रिक्शन फोर्स एज म्यू मल्टीप्लाइड बाई एफ। आई विल कीप राइटिंग म्यू मल्टीप्लाइड बाई एफ। बचपन से लेकर आज तक फ्रिक्शन फोर्स को म्यू इंटू एफ, म्यू इंटू एफ, म्यू इंटू एफ ही तो लिखता आया हूं। आप अचानक से आकर कहते हो कि फ्रिक्शन फोर्स 4 म्यू साइन थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू एफ होगा। I have been writing since childhood friction force as mu into normal force, and now you are saying that no, friction force will be 4 mu sin theta upon 2 theta plus sin 2 theta into f. I will write it mu f. अरे ऐसे कैसे भाई? जब जो आ रहा है एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे
जिद क्यों कर रहे हो? नहीं सर, मैं तो म्यू इंटू एफ ही लिखूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर इसी को नाम दे दो इफेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लिखो भाई म्यू इंटू एफ। बट सर हमने तो फ्रिक्शन फोर्स को म्यू इंटू एफ लिखते लिखते ही सॉल्व किया सब कुछ। सब गलत हो गया। हमने दो तीन प्रॉब्लम जो किए, सब फ्रिक्शन फोर्स को म्यू इंटू एफ लिख कर किए। गलत हो गया। अब क्या करेंगे? अब हवड़ करेंगे, हवड़ करेंगे, हवड़ करेंगे। If theta is very small, then sine theta can be replaced by theta, and sine 2 theta can be replaced by 2 theta. फोर थीटा ने फोर थीटा को पटक पटक के पीटा। फोर थीटा ने फोर थीटा को पीटा, और म्यू मुझे मिल जाता है म्यू के इक्वल। इफेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू। अगर आपको ब्लॉक का एंगल मेंशन ना किया गया हो, या फिर ब्लॉक का टोटल एंगल ऑफ कांटेक्ट 60 डिग्री से कम हो, आप फ्रिक्शन फोर्स को सिंपली म्यू इंटू एफ, यानी कि इफेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को सिंपली म्यू लिखते रह सकते हैं। इफ द वो म्यू गिवन था, नो, even if mu is given, an angle of contact of the block is more than 60 degree, then you will have to write this if corrected coefficient of friction. अब अगर पिछले जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं वहां एंगल ऑफ कांटेक्ट गिवन होता और टोटल एंगल ऑफ कांटेक्ट ब्लॉक का 60 डिग्री से ज्यादा गिवन होता, तो आपको म्यू कैलकुलेट करके उसे रखना होता। बाकी एनालिसिस पहले जैसी ही होगी। बाकी एनालिसिस पहले जैसी ही होगी। बस if mu was greater than, if total theta was greater than 60 degree, total angle of contact of the block on the center of the drum was greater than 60 degree, then corrected coefficient of friction आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद की एनालिसिस सेम रहेगी, क्योंकि लास्ट में आके आप देखते हो कि यार आप जो कर रहे थे वही है अभी भी। बस अगर आप म्यू को रिप्लेस कर दो 4 म्यू साइन थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा से, तो आप जो कुछ कर रहे थे दैट यू कैन कीप डूइंग इट, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली। नोट इट डाउन that if total angle of contact 2 theta is less than 60 degree, keep using mu. If total angle of contact is more than 60 degree, then first calculate effective coefficient of friction using this formula, and then business as usual. अगर ब्लॉक का टोटल एंगल ऑफ कांटेक्ट 60 डिग्री से कम है, तो आप सिंपली म्यू को एज इट इज यूज करें, गिवन म्यू को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ब्लॉक का टोटल एंगल ऑफ कांटेक्ट 60 डिग्री से ज्यादा है, तो आप पहले ये इफेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जैसे आप पहले एनालिसिस करते आए वैसे ही करेंगे। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। If 2 theta is less than 60 degree, then keep using actual mu.
If 2 theta is more than 60 degree, पहली रेडियल डिवाइस जो हमने कवर की आज के सेशन में वो थी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। दूसरी रेडियल डिवाइस जो हमने कवर की वो थी ब्लॉक ब्रेक। शॉर्ट शू, अच्छा इसलिए शॉर्ट शू और लॉन्ग शू अलग अलग लिखते हैं। हाँ, तीसरी डिवाइस रेडियल डिवाइस है बैंड ब्रेक। ड्रम ले आओ, इसके चारों तरफ एक बेल्ट रैप कर दो। Wrap a belt around it. And then बेल्ट के दोनों एंड्स को बेल्ट के दोनों एंड्स को अपवर्ड पुल करो। अपवर्ड पुल करोगे बेल्ट के दोनों एंड्स को तो बेल्ट एक प्रेशर जनरेट करेगा ड्रम के आउटर सरफेस पर। बेल्ट इज गोइंग टू जनरेट अ pressure at outer surface of the drum. सर ये ऐसा प्रेशर इंटेंसिटी क्यों बनाया आपने, ये चेंज होता हुआ, वेरी करता हुआ? वो अभी मैं आपको बता दूंगा वाई। नॉर्मल फोर्स डेवलप हुआ, नॉर्मल फोर्स डेवलप हुआ तो नॉर्मल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय म्यू एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। If the drum is rotating in clockwise sense, then drum will start experiencing an anti-clockwise friction, 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 anti-clockwise friction. And this anti-clockwise friction is going to be responsible to generate braking torque. T1, T2, T1, T2 अप्लाई करके बैंड को प्रेशराइज कर दो ड्रम के सरफेस में। प्रेशराइज द बेल्ट अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द ड्रम एंड दैट विल गिव राइज टू दैट प्रेशर इंटेंसिटी विल गिव राइज टू दैट प्रेशर इंटेंसिटी विल गिव राइज टू नॉर्मल फोर्स।
that pressure intensity will give rise to normal force, that normal force multiplied by mu, that normal force multiplied by mu will give rise to friction force, and that friction force will be responsible for impeding the motion of drum. That friction force will be responsible for retarding the motion of drum. और इस तरह से ब्रेकिंग टॉर्क मिलेगा फ्रिक्शन फोर्स multiplied by R. This is how braking torque is going to be friction force multiplied by R. But बैंड का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए, अगर बैंड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ध्यानम से समझियम, मजेदार है ये सब. This is such a lovely, lovely, lovely field. If I, जो कि लोग तरस आती है मुझे, लोग कितने गंदे तरीके से कवर करके बैठ जाते हैं और उनको लगता है कि अरे पीवाईक्यूज सॉल्व होने लग गए. पीवाईक्यूज थोड़े से घूमे अगर, तो अगले साल फिर से कहोगे कि पीवाईक्यूज सॉल्व होने लग गए. सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बैंड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. नाउ वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बैंड. अभी तक हमने ड्रम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बैंड. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बैंड, दिस इज T2 एंड दिस इज T1. सर ये T2 T1 अलग अलग क्यों है? सब क्लियर हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा पेशेंस. वेरिंग प्रेशर इंटेंसिटी क्यों है? अरे कहा ना, सब क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस. इतना सा पेशेंस रखो, इतना सा. अगर बैंड ने ड्रम को अंदर की तरफ पुश किया, तो ड्रम बैंड को बाहर की तरफ पुश करेगा. इफ लाइक दिस, एंड अगर बैंड ने ड्रम पर एंटी क्लॉकवाइज फ्रिक्शन अप्लाई किया, अगर बैंड ने ड्रम पर एंटी क्लॉकवाइज फ्रिक्शन अप्लाई किया था, तो ड्रम बैंड पर क्लॉकवाइज फ्रिक्शन अप्लाई करेगा. Then the drum is going to apply clockwise friction on the drum. Sorry, drum is going to apply clockwise friction on the band. Drum will apply clockwise friction on the band. ये है बेल्ट का फ्ली बॉडी डायग्राम. आप देख सकते हो सारे फोर्सेस, सारे प्रेशर फोर्सेस सेंटर से पास होंगे. इसलिए अगर मैं सेंटर के अबाउट मोमेंट बैलेंस करूं, तो सिर्फ T1 और T2 और फ्रिक्शन फोर्स का मोमेंट आएगा. इफ आई बैलेंस मोमेंट्स अबाउट सेंटर, देन T2 is producing T2 into R clockwise, friction force is producing friction force into R clockwise, but T1 is producing T1 multiplied by R anti-clockwise. T1 is producing T1 multiplied by R anti-clockwise. 2 थीटा में थीटा रेडियन मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है. अरे जब मैं कह रहा हूं कि मैं डिटेल में कवर कर रहा हूं ये पूरा ब्रेक्स एंड क्लचेस, तो काहे तुम परेशान हो रहे हो? हाँ, जानते हो हम पटकते हैं तो टिप्पा भी नहीं खाते हैं लोग, और टिप्पा खाते हैं तो सीधे एस्केप वेलोसिटी. फिर भी रिस्क लेते हो. दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस. पहला ऑब्जर्वेशन, दैट ब्रेकिंग टॉर्क के फॉर्मूला को अब हम मॉडिफाई कर सकते हैं.
T1 माइनस T2 इंटू R, इस ब्रेकिंग टॉर्क के फॉर्मूला के पीछे इतना बड़ा रहस्य था, मैंने नहीं सोचा था सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनमैचेबल तरीके से समझने सीखने की कोशिश करनी शुरू करोगे अनमैचेबल के साथ, तो ऐसे ऑब्जर्वेशंस आपको हर दिन होंगे। दूसरा ऑब्जर्वेशन, दैट सेकंड ऑब्जर्वेशन, that I can very clearly see T1 into R is equal to T2 into R plus friction force into R. That means T1 is greater than T2. That means T1 is greater than T2. फ्रिक्शन फोर्स की वजह से दोनों तरफ की टेंशन वैल्यूज में डिफरेंस अराइज होगा। जिस तरफ टेंशन ज्यादा होगी उसे हम टाइट साइड कहा करेंगे, और जिस तरफ टेंशन कम होगी उसे हम स्लैक साइड कहा करेंगे। द साइड ऑन विच टेंशन इज मोर, that side will be known as tight side, and the side on which tension is less, that side will be known by the name slack side. How would you identify it? जिस तरफ ड्रम बेल्ट को रिलीज करता हुआ नजर आए वो हमेशा स्लैक साइड होगा, जिस तरफ ड्रम बेल्ट को रिलीज करता हुआ नजर आए वो हमेशा स्लैक साइड होगा। एक बार फिर से, जिस तरफ ड्रम बेल्ट को रिलीज करता हुआ, जिस तरफ ड्रम बेल्ट को रिलीज करता हुआ नजर आए वो हमेशा स्लैक साइड होगा। द साइड ऑन विच ड्रम इज विजिबल रिलीजिंग द बेल्ट, दैट साइड इज ऑलवेज गोइंग टू बी द स्लैक साइड। जिस तरफ ड्रम बेल्ट को रिलीज करता हुआ नजर आए वो स्लैक साइड होगा। द साइड ऑन विच the drum is releasing the belts, the side on which drum is releasing the belt, that will be slack side always। ये जीवन है। One final thing and we are done with this. T1 T2 में एक रिलेशन है, वो क्या है? मालूम है सर, हमें मालूम है, तब भी समझना पड़ेगा फंडामेंटल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इस फंडामेंटल प्रोसेस में एक और रहस्य छिपा हुआ है। There is one more mystery hidden in that fundamental process. अगर बेल्ट के एक छोटे से, अगर बेल्ट के एक, अभी तक समझ में आया सब कुछ? एक बार फिर से समझ लो, एक बार क्विकली रिकैप कर लो फिर से प्लीज। दैट बेल्ट के, ध्यान से समझियो, बेल्ट के दोनों एंड्स को अपवर्ड आप पुल करोगे तो बेल्ट प्रेशराइज करेगा ड्रम को, बेल्ट ड्रम को प्रेशराइज करेगा, बेल्ट ड्रम को प्रेशराइज करेगा, बेल्ट ड्रम को प्रेशराइज करेगा, बेल्ट इज गोइंग टू प्रेशराइज द ड्रम, प्रेशराइज द ड्रम, प्रेशराइज द ड्रम। प्रेशर के कारण एक नॉर्मल फोर्स डेवलप हुआ, नॉर्मल फोर्स को म्यू से मल्टीप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ड्रम पर नेचुरली रोटेशन के ऑपोजिट होगा। नेचुरली द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ड्रम
will be opposite to rotation, and therefore it will develop a braking resisting torque. फ्रिक्शन फोर्स ड्रम पर ऑपोजिट होगा, मोशन के को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। ब्रेकिंग टॉर्क मिल गया फ्रिक्शन फोर्स इनटू आर। अगर बेल्ट ने ड्रम पर इनवर्ड 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 प्रेशर फोर्स अप्लाई किया, ध्यान से समझियो, तो ड्रम बेल्ट पर आउटवर्ड 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 प्रेशर फोर्स अप्लाई करेगा। और अगर ड्रम ने बेल्ट पर एक एंटी क्लॉकवाइज फ्रिक्शन अप्लाई किया था, तो बेल्ट ड्रम पर क्लॉकवाइज फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा होगा। इफ द बेल्ट applied anti-clockwise friction on the drum, then the drum would apply clockwise friction on the belt. इस तरह से बेल्ट का फ्री बॉडी डायग्राम रेडी हुआ। एंड बेल्ट के फ्री बॉडी डायग्राम में सेंटर के अबाउट मोमेंट बैलेंस किए हमने, तो हमें पता चला दैट फ्रिक्शन फोर्स इनटू आर को हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2 इनटू आर। ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला हम मॉडिफाई कर सके। The braking torque formula that was friction force into R now can be written as T1 minus T2 into R. Second observation, from here I can see that T1 is equal to T2 plus something. T1 is equal to T2 plus something means what? T1 is equal to T2 plus something means T1 is greater than T2. T1 is equal to T2 plus something मिला है, इसका मतलब T1 T2 से ज्यादा है। फ्रिक्शन के कारण ये डिफरेंस अराइज होगा, और इस वजह से एक साइड को हम टाइट साइड कहेंगे, दूसरे साइड को हम स्लैक साइड कहेंगे। जिस तरफ ड्रम बेल्ट को रिलीज करता हुआ दिखे, वो हमेशा स्लैक साइड होगा। इफ यू आर डन विद दिस मच, नाउ ट्राई अंडरस्टैंडिंग जस्ट वन लिटिल पार्ट ऑफ द स्टोरी, one little remaining part of the story and we are done with this. बेल्ट के एक छोटे से लेंथ पे फोकस करो। बेल्ट के एक छोटे से लेंथ पर फोकस करो एंड लेट्स से ये छोटा सा लेंथ, बेल्ट का ये छोटा सा लेंथ, ध्यान से समझियो। I'll be a little, मतलब जानकारी भी दे दूंगा और बहुत टाइम भी ना लगे वैसा। बेल्ट का एक छोटा सा लेंथ पे फोकस करो एंड वो छोटे से लेंथ पे, जाहिर सी बात है अगर यहाँ से टेंशन बढ़ना शुरू हुआ है और यहाँ मैक्सिमम है, तो बेल्ट के लेफ्ट साइड में जितना भी टेंशन हो, राइट साइड में जाकर वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इफ द tension on the left side is less and tension on right side is more, then tension will become a little more like this. Let's say that total angle that this little part of the belt is subtending at the center is d theta. Total angle that little part of the belt is subtending at the center is d theta. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। So total angle जो बेल्ट, इस बेल्ट का छोटा सा पार्ट सेंटर पर सबटेंड कर रहा है, वो है डी थीटा। कूल। अगर ये डी थीटा है तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टी का एंगल डी थीटा बाई 2 और टी प्लस डी टी का एंगल डी थीटा बाई 2 होगा। ड्रम ने इस छोटे से पार्ट पर एक नॉर्मल फोर्स और एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किया है। ड्रम हैज अप्लाइड अ लिटिल नॉर्मल फोर्स ऑन दिस छोटू लिटिल पार्ट and one friction force on this chotu little part of the band. My dear friends, अगर आप इन सारे फोर्सेस को y डायरेक्शन में बैलेंस करो तो आपको मिलेगा dn इज इक्वल टू टी डी थीटा। अगर आप इन सारे फोर्सेस को y डायरेक्शन में बैलेंस करो तो आपको मिलेगा dn इज इक्वल टू टी डी थीटा। और अगर आप इन सारे फोर्सेस को x डायरेक्शन में बैलेंस करो तो आपको मिलेगा dt इज इक्वल टू म्यू dn प्लस t। dt इज इक्वल टू म्यू dn। अगर आप इन सारे फोर्सेस को y डायरेक्शन में बैलेंस करो आपको मिलेगा dn इज इक्वल टू टी डी थीटा। ये याद रखना कि t का एंगल और dt, t प्लस dt का एंगल दोनों d थीटा बाई 2 d थीटा बाई 2 होंगे।
टी का एंगल भी डी थीटा बाई 2 होगा एंड टी प्लस डी टी का एंगल भी डी थीटा बाई 2 होगा. The angle of t is going to be d theta by 2 and the angle of t plus dt is going to be d theta by 2. If you balance all these forces in x direction, y direction, you will get dn is equal to t d theta. And if you balance all these forces in x direction, you will get dt is equal to mu dn. अब जरा dn को पहली इक्वेशन से रिप्लेस करो. अगर dn को पहली इक्वेशन से रिप्लेस करोगे आपको मिलेगा dt बाई टी इज इक्वल टू म्यू डी थीटा. लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास होगा ln t1 बाई t2. राइट हैंड साइड में आपके पास होगा टोटल म्यू थीटा. यहां से आपको मिलेगा t1 बाई t2 इज इक्वल टू ई पावर म्यू थीटा. मजा आ गया सर. आज पता चला कि t1 बाई t2 इज इक्वल टू ई पावर म्यू थीटा कैसे पैदा होता है. t1 बाई t2 इज इक्वल टू ई पावर म्यू थीटा, हाउ इट अराइजेस. बट इस एनालिसिस को बताने का पर्पस अगर सिर्फ ये होता तो मैं स्किप कर गया होता. इफ only this was the purpose of this analysis, t1 by t2 is equal to e power mu theta, I could have skipped it. I know that you know this relation. The purpose of this analysis is something else, to calculate pressure intensity. To calculate pressure intensity, हम चाहते हैं कि इस छोटे से पार्ट पर हम ब्लॉक और ड्रम के बीच में प्रेशर इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकें. प्रेशर इंटेंसिटी होगा छोटू फोर्स डिवाइडेड बाय छोटू एरिया. सर आर डी थीटा तो समझ में आ गया. सर आर डी थीटा तो समझ में आ गया, बट ये बी कहां से आया? खोपड़िया से. डीएन की वैल्यू रख दो टी डी थीटा, तो एक बार फिर से डी थीटा ने डी थीटा को पीटा. नेचुरली मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी तब होगा जब टी मैक्स हो, और टी की मैक्स वैल्यू है T1. याद रख लो मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी T1 अपॉन B इंटू आर. T1 अपॉन B इंटू आर. याद रख लो मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी T1 अपॉन B इंटू आर. जो हाईलाइटेड है वो सब याद रखना है. Everything that is highlighted will have to be marked up. B है बैंड की width perpendicular to plane of paper. B is the width of the band perpendicular to plane of paper. दो मिनट का ब्रेक. रेडियल डिवाइसेस खत्म करने दो. रेडियल डिवाइसेस खत्म करने दो एंड देन वी विल गो फॉर ब्रेक. एंड देन एक लास्ट स्लॉट खींचेंगे एक्सियल डिवाइसेस के लिए. डन है सर जी? मॉनिटर साहब कितने प्रॉब्लम किए हमने ब्रेक्स एंड क्लचेस में? मॉनिटर साहब. हाँ 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 हाँ.
आज फिनिश करेंगे, फिनिश करेंगे, फिनिश करेंगे। मशीन डिजाइन तो लॉक है भैया। 50 दिनों में लगभग लगभग कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैकेनिक्स, वाइब्रेशंस, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, सोम, फ्लूइड मैकेनिक्स, टोम, हीट ट्रांसफर, मशीन डिजाइन। जब मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, हर दूसरे इंसान से मुझे एक ही बात सुनने को मिलती थी, आप कौन से सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। और मुझे मेन स्ट्रीम में काउंट होने के लिए बताना पड़ता था। किसी एक सब्जेक्ट का मुझे भी काउंट कर लो। ये देखो, ये मैकेनिकल के एक्सपर्ट हैं एग्जैक्टली। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। मॉनिटर साहब, आप बता नहीं पाए ना अभी तक कि क्या हुआ है इसको? हाँ, हम इस्तीफा दिलवा देंगे, आपको बता रहे हैं, निलंबित करवा देंगे। फॉर नाउ। कैलकुलेट ब्रेकिंग टॉर्क। जैसे आपने ब्लॉक ब्रेक में देखा है, तीन फॉर्मूलाज, तीन थ्री थिंग्स, वैसे ही यहां भी थ्री थिंग्स। ब्रेकिंग टॉर्क और लीवर का फ्री बॉडी डायग्राम, ब्रेकिंग टॉर्क और लीवर का फ्री बॉडी डायग्राम, एंड थर्ड थिंग बेल्ट टेंशन रेशियो। थर्ड थिंग बेल्ट टेंशन रेशियो, ब्रेकिंग टॉर्क एंड देन लीवर का फ्री बॉडी डायग्राम और बेल्ट टेंशन रेशियो, ब्रेकिंग टॉर्क, लीवर का फ्री बॉडी डायग्राम और बेल्ट टेंशन रेशियो। आई नोट इट डाउन। कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, प्लीज ये बात लिख लेना। ब्रेकिंग टॉर्क फॉर्मूला, ब्रेकिंग टॉर्क फॉर्मूला T1 minus T2 multiplied by R, and free body diagram of lever, free body diagram of lever, and
बेल्ट टेंशन रेशियो, एंड तीसरा मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी T1 upon B into R. सर के लिए एक बार मेरी तरफ से रेड हार्ट, क्या ही तो बात है प्रकाश, थैंक यू फॉर दैट जेस्चर, रियली मीन्स अ लॉट। एप्टी का कोई तरीका बता दीजिए। एप्टी का एक मैं फाइनलाइज कर रहा हूं फैकल्टी, लेकिन अब वही है कि 2023 के लिए कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता मैं। फॉर 2024 आई एम कमिटिंग। एप्टी का बहुत बढ़िया कवरेज करवाने वाला हूं मैं। सो these three things, ओके शुरू करेंगे। ब्रेकिंग शुरू करेंगे बीडी ऑफ लीवर से। वी विल स्टार्ट विथ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लीवर। देयर इज दिस फल्क्रम। बताना जरा कौन सा टाइट साइड और कौन सा स्लैक साइड। ड्रम जिस तरफ बैंड को रिलीज करता हुआ दिखे वो हमेशा स्लैक साइड बनेगा। जिस तरफ ड्रम बैंड को रिलीज करता हुआ दिखे that will always be slack side, and other side is going to become tight side। यहां से आपको मिल जाएगा फुलक्रम के अबाउट मोमेंट बैलेंस करके F1 multiplied by 0.25, F1 multiplied by 0.25 plus T1 multiplied by 0.05 is equal to T2 multiplied by 0.1. I'm gonna get something T1 minus something T2 is equal to, right side is T1, yes. Something T1 minus something T2 is equal to, or something T2 minus something T1 is equal to something F. So यहाँ से आपको मिलेगा 0.1 T2 minus 0.05 T1 is equal to 0.25 F1। ब्रेकिंग टॉर्क कैलकुलेट करना है तो F1 देना पड़ेगा। F1 value will have to be provided. Let's say we are applying 500 Newton here. So I'm now going to get 0.1 T2 minus 0.05 T1 is equal to 0.25 multiplied by 500, and this is 1. Belt tension ratio. Belt tension ratio T1 by T2 is equal to e power mu theta. T1 by T2 is equal to e power mu theta. Mu given है बेटा आपको 0.3, थीटा है 220 पाई अपॉन 180। सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके T1 T2 मिलेगा। एक बार ही T1 T2 मिल गया तो आप ब्रेकिंग टॉर्क यूज करोगे। Then you are going to use braking torque. Braking torque formula is T1 minus T2 multiplied by R. ये देखो सब सब फूफा जी बने बैठे हैं। ये देखो 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 इनको देख। तुमको लेटर लिखेंगे हम कि तुम भी कैलकुलेट करो। हाँ, कैलकुलेटर का बैटरी बचा रहे हो का? तुमको पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे कि तुम भी कैलकुलेट करो। T2 नेगेटिव आ रहा है, सेल्फ लॉकिंग हो गया।
इनफैक्ट 100 न्यूटन से भी काम नहीं चलेगा. वेट अ मोमेंट, आई विल हैव टू चेंज बी अ लिटिल बिट. अब कैलकुलेट करो. सेम ऐसा ही क्लास में भी हुआ था. हाँ, अब सेल्फ लॉकिंग हो जाए तो कोई क्या कर सकता है. अगर ये वैल्यू a इंटू म्यू ई पावर म्यू थीटा से ज्यादा हो जाए तो ये सेल्फ लॉकिंग हो जाएगा. नाउ यू ट्राई. व्हाट इज t1 वैल्यू, व्हाट इज t2 वैल्यू with that distance changed to 60 mm. E power 0.3 into 220 into pi upon 180 multiplied by 50. नहीं, b तो ज्यादा नहीं था. स्टिल नेगेटिव. Maybe we need to keep b even more. Yes. उसे 158 से ज्यादा करना पड़ेगा. अब आना चाहिए पॉजिटिव. e power 0.3 into pi into 220 upon 180 into 50. हाँ, हाँ, कितना आता है अब विद 180 mm. उसको चेंज कर लेना 180 mm. नाउ व्हाट इज द t2 वैल्यू एंड व्हाट इज द t1 वैल्यू. t2 इज, ऐसे नहीं भाई, आप लोग लिखो पूरा t1 क्या है और t2 क्या है. जो 2024 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बैच की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी. 11 जनवरी को शुरू हो रहा है बैच. लास्ट 2-3 days left to enroll. T2 is 5681.82. 5681.82 Newton. T1 तुम कैलकुलेट नहीं कर रहे हो यार. येलो टी शर्ट. क्यों भाई? गेट में कोई और आएगा तुम्हारे बिहाफ पर कैलकुलेट करने. हाँ, 17,954.54. 17,954.54. I assume you are still using 500 Newton, no? Now you calculate braking torque.
ब्रेकिंग टॉर्क क्या है बताओ। राहुल पटेल को कुछ और वैल्यूज मिल रही हैं। राहुल पटेल, तुम पाई यूज किए कैलकुलेटर में या 3.14 अपनी तरफ से डाल दिए? कैलकुलेटर में पाई के साथ यूज करो। $1840.908। 7:50 से फिर से शुरू करेंगे ये सफर। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। $750 we start again। सर आप मशीन डिजाइन बढ़िया पढ़ाते हो। हाँ हाँ हाँ, मैं मशीन डिजाइन का ही एक्सपर्ट हूँ। मैं मशीन डिजाइन भी नहीं, स्टैटिक लोडिंग, डिजाइन फॉर स्टैटिक लोडिंग और डिजाइन ऑफ शाफ्ट्स। 8 PM। नहीं यार, फिर वाइंड अप करते करते बहुत लेट हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट एट 7:50, अदरवाइज इट विल बिकम टू लेट वाइंडिंग अप। Statistics, good. Yes, statistics is something in which I did my thesis. मैंने अपनी थीसिस पूरी स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पे ही की थी। यही है, यही है। आहा 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 आहा। हो गया ये जहां, हो गया आसमां। अरे भैया, करो जरा क्वालिटी को 720p। क्या ही तो HD क्वालिटी आज वीडियो में है नहीं। खो गया ये जहां, खो गया आसमां। आज तो मजा आ गया। सर मुझे आपसे बात करनी है। गौरव, मैं कल आपको कॉल करता हूँ। ओके। स्ट्रीम 1080। अच्छा, दिस इज द हाईएस्ट अवेलेबल ना? हाँ, चेंज करूंगा अगली बार से। वैसे 1080 पर देखोगे आप लोग तो डेटा बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। हेलो पीपल, वेलकम बैक एवरीबॉडी।
स्टार्ट करते हैं रेडियल डिवाइसेस। रेडियल डिवाइसेस हो चुकी हैं, ब्रेक्स एंड क्लचेस 1.0 रेडियल डिवाइसेस आर डन। रेडियल डिवाइसेस में हमने स्टार्ट किया था सेंटरी फ्यूगल क्लच के साथ। रेडियल डिवाइसेस में हमने स्टार्ट की थी ये कहानी सेंट्रीफ्यूगल क्लच के साथ। ये हैंडराइटिंग को क्या हुआ भाई? एक तो इतनी कड़ाके की ठंड है, 7-8 डिग्री, समझ रहे हैं आप? हाथ पानी तो छू लो तो ऐसा लगता है कि मेरे मुंह से गलती से निकल गई। सो सेंट्रीफ्यूगल क्लच में टॉर्क कैपेसिटी इज व्हाट? टॉर्क कैपेसिटी इज number of shoes multiplied by friction force into R, and friction force को हम लिख सकते हैं mu multiplied by normal force. So number of shoes mu multiplied by normal force into R. And F को कैसे लिखेंगे? mRg omega square minus omega naught square. And what about pressure intensity? Normal force divided by R theta multiplied by B. ये थी सेंट्रीफ्यूगल क्लच की कहानी। उसके बाद ब्लॉक ब्रेक। ब्लॉक ब्रेक फ्रिक्शनल टॉर्क फॉर्मूला, फ्रिक्शन फोर्स इनटू R म्यू मल्टीप्लाइड बाई F इनटू R। F कैलकुलेट करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक एंड लीवर। प्रेशर इंटेंसिटी normal force divided by 2 theta into R multiplied by width of block. But block break में एक स्टोरी और emerge हुई। But there is one more story emerging in block break. Friction force is equal to frictional torque is equal to friction force into R, and this is 4 mu sine theta upon 2 theta plus sine 2 theta into R into F. This is 4 mu sine theta upon 2 theta plus sine 2 theta into F multiplied by R. F calculate करने के लिए once again free body diagram of block and lever. Maximum pressure intensity F था P naught BR 2 theta plus sine 2 theta upon 2. So 2F upon BR 2 theta plus sine 2 theta. डिराइव करवाया है मैंने, ऐसे मत मुंह बनाइए।
This is not something I'm telling to you directly. This is something that I have derived. Cool. After that, we did band break. Frictional torque is friction force into R, which could be expressed in terms of tight side and slack side पे tension का difference. How do we calculate T1, T2? How do we calculate T1, T2? With the help of free body diagram of lever and also T1 by T2 is equal to e power mu theta. Maximum pressure intensity, tight side tension upon width of band into drum radius. Width of band into drum radius. एक लास्ट डिवाइस बिल्कुल बैंड ब्रेक को फॉलो करती हुई बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक. There is a last radial device which exactly follows the band break, and that is known as band and block break. बस बैंड और ड्रम के बीच में नंबर ऑफ ब्लॉक्स अटैच कर देंगे. Once again, frictional torque will be equal to friction force into R, but then it will be equal to T1 minus T2 into R. No, not T1 minus T2 into R, but T1 minus T2 into R plus T. What is T? T is the radial thickness of each block. T1 T2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? T1 T2 कैलकुलेट करने के लिए लीवर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लीवर एंड T1 T2 का रेशियो. T1 T2 का रेशियो होगा 1 प्लस म्यू tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा पावर नंबर ऑफ ब्लॉक्स. ये सब सर एकदम से जज्बात बदल दिए. अभी तक आपने 3 रोज में जो कुछ भी लिखा वो सब कुछ समझ में आया. हाँ, वो सब कुछ इसलिए समझ में आया क्योंकि मैंने एक एक चीज डिराइव करके दी है आपको. ये चौथे 5वें रो में जो कुछ भी आपने लिखा ये सब क्या है बताता हूं अभी. 1 प्लस म्यू tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा पावर नंबर ऑफ ब्लॉक्स. Maximum pressure intensity, I don't really recall. I will update in the PDF. So what is this band and block break? The last wala thing. The last wala thing is बाकी सारे तो मैंने properly derive करके आपको दे दिए हैं and सारी analysis मैंने करवा दी है. Wait a moment. So these are the radial devices which we have covered today. Centrifugal clutch से लेकर शॉर्ट शू ब्लॉक ब्रेक से लेकर लॉन्ग शू ब्लॉक ब्रेक से लेकर बैन एंड ब्लॉक ब्रेक तक.
अब ये बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक में ये बेल्ट टेंशन रेशियो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। एक चीज और बता दूं आपको, यहां पर नोट कर लो दैट ब्लॉक ब्रेक जब 2 थीटा लेस देन 60 डिग्री है तो एनालिसिस थोड़ी डिफरेंट होगी, और 2 थीटा ग्रेटर देन 60 डिग्री है प्रॉब्लम सॉल्व वैसे ही होंगी, बस फ्रिक्शन फोर्स को सिंपली म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स लिखने के बजाय आपको एक बड़ा म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स लिखना होगा। Friction force cannot be written simply as given mu into normal force. Friction force will have to be written as some corrected value of coefficient of friction multiplied by normal force. Some corrected value. Yes. आप ना ये शॉर्ट नोट्स एक्सपर्ट हो सर जी। हाँ, यहां तो 5 डिग्री है। ओ हो। तो ये बैन एंड ब्लॉक ब्रेक क्या है, लास्ट वाला जो ये फॉर्मूला है, ये कहां से आया? बाकी जैसे बैन ब्रेक की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, जैसे आप वहां टाइट साइड स्लैक साइड आइडेंटिफाई करते हो, वैसे ही यहां भी आप टाइट साइड स्लैक साइड आइडेंटिफाई करोगे। जस्ट लाइक यू आइडेंटिफाई टाइट साइड एंड स्लैक साइड in case of band break, similarly you are going to identify tight side and slack side in case of band and block break. Cool. तो ये सारे फॉर्मूलाज आप याद रखने वाले हो। वैसे बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स आए हैं हमेशा, बट मैंने आपको रेडी कर दिया है हर तरह के प्रॉब्लम के लिए। ये लास्ट वाला क्या है, नोट कर लिया आपने? मैं आगे बढ़ेगा। What is that in the power? Number of blocks. Number of blocks. And 2 theta is the angle of contact. And T is the radial thickness of each block. I'm going to describe it, don't worry. First you note things down. Done? Okay. Now let's erase everything from here. And just focus at band and block break. जैसे आपने बैन ब्रेक देखा है, बिल्कुल वैसे ही होगा बैन एंड ब्लॉक ब्रेक, बस एक छोटा सा डिफरेंस। Just like you have seen band break, similarly you are going to have band and block break. Just there is a little difference. That now you are going to have number of blocks attached at the end of band. अब बैंड पर बहुत सारे ब्लॉक्स अटैच्ड हैं और ये परमानेंट पार्ट है बैंड के, and these blocks are actually permanent part of the band. Okay, so they are not like separate, they are a permanent part of the band. Which side is going to be the slack side and which side is going to be the tight side? Tell me. Which side is tight side here and which side is slack side? जहां पर ड्रम बैंड को रिलीज करता हुआ दिखे वो स्लैक साइड होगा, याद रखना।
the end where the drum is visible, releasing the band, that will become the slack side. Right is the tight. Exactly. So right is the tight and left is the slack. मैं मान लेता हूं कि एक एक ब्लॉक पर टेंशन में राइज होता है अल्फा अमाउंट से. Let's say over a period of one block, because friction is responsible for I'll call you back. Friction is responsible. So let's say there is a rise in tension by alpha amount by a factor of alpha over each block. Then next block के बाद बेल्ट में टेंशन कितनी हो जाएगी? Next block के बाद बेल्ट में टेंशन हो जाएगी अल्फा टी इंटू अल्फा. एंड नेक्स्ट ब्लॉक के बाद बेल्ट में टेंशन कितनी हो जाएगी? अल्फा स्क्वायर टी इंटू अल्फा. अल्फा स्क्वायर टी इंटू अल्फा. And after the next block, what is going to be the tension? Alpha cube t multiplied by alpha. After n number of blocks, what will be the tension? After n number of blocks, the tension will be alpha power n multiplied by t2. So अगर आप t2 से start कर रहे हो तो एक ब्लॉक की वजह से टेंशन में राइज हुआ अल्फा t2, and then next block पे alpha t2 into alpha, which is alpha square t2, and after that alpha square t2 multiplied by alpha, which becomes alpha cube t2. After that alpha cube t2 multiplied by alpha, which becomes alpha power 4 t2, and after that we have alpha power n t2. So एक बात तो clear है कि t1 और t1 is equal to अल्फा पावर n मल्टीप्लाइड बाई t2. अब कैसे भी करके मुझे अल्फा मिलना चाहिए. somehow anyhow I must get the alpha value. How do I get the alpha value? To get the alpha value, I'm going to take the free body diagram of any one block. I'm going to take the free body diagram of any one block, and let me assume that each block is subtending an angle 2 theta at the center. Let me assume that each block is subtending an angle 2 theta at the center. ब्रेक के बाद तो जैसे हाथ की उंगलियां पत्थर हो गई हैं और कहती हैं कि ना हमसे कुछ ना हो पाएगा. 2 थीटा. अब जाहिर सी बात है अगर यहां टेंशन है T, तो ब्लॉक के तुरंत बाद टेंशन हो जाएगा अल्फा टी. If the tension here is T, then after the block it will become alpha T. Believe करो मेरा that अगर ब्लॉक ने टोटल एंगल सबटेंड किया है 2 थीटा, then यकीन करो मेरा that T का एंगल और अल्फा T का एंगल दोनों होंगे थीटा और थीटा. Alpha T and T, they are going to have angle theta. And as the block is trying to push into the drum will say, dear Mr. Block, stay in your limit. Drum will say, dear Mr. Block, please stay in your limit. And drum अपने साथ साथ block को drag करना चाहेगा. Drum will try to drag the block along with itself. Drum will try to drag the block along with itself. एक बार y डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को बैलेंस करेंगे. एक बार y डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को बैलेंस करेंगे. And if I balance all the forces in y direction, I'm gonna get t cos theta plus alpha t cos theta is equal to n. T cos theta plus alpha t cos theta is equal to n. I have t cos theta common. 1 plus alpha is equal to n. 1 plus alpha and t cos theta is equal to n. Sigma fx is equal to 0. Sigma fx is equal to 0 is going to give me alpha t cos theta is equal to mu n plus t cos theta. अल्फा टी कॉस थीटा. अल्फा हमने अस्यूम किया है फैक्टर बाय विच टेंशन इज इंक्रीजिंग. जो आपने इंडस्ट्रियल का बेंचमार्क सेट किया है उसकी टक्कर का कुछ है ही नहीं बॉस.
आपने इंडस्ट्रियल कोर्स देखा है मेरा? ग्रेट। अब इसमें अल्फा को एक तरफ कलेक्ट करेंगे, देन आई एम गोइंग टू गेट अल्फा -1। आई एम सो सॉरी, मैंने वाई डायरेक्शन में cos थीटा ले लिया था। सो वाई डायरेक्शन में एक्चुअली कंपोनेंट sin थीटा होगा, sin theta, and t sin theta is common. Now alpha minus 1 multiplied by t cos theta is equal to mu n. Now let us divide equation 1 and equation 2 together. Equation 1 और equation 2 को divide करते हैं. Let's divide them, and if I divide equation 1 and equation 2, then I'm going to get alpha plus 1 divided by alpha minus 1 multiplied by tan theta is equal to 1 upon mu. My dear friends, this gives me alpha plus 1 upon alpha minus 1 is equal to 1 upon mu tan theta. इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू आपको मिलेगी 1 plus mu tan theta upon 1 minus mu tan theta. If you solve this, you are going to get alpha value 1 plus mu tan theta upon 1 minus mu tan theta. 1 plus mu tan theta upon 1 minus mu tan theta. T1 divided by T2, जो अल्फा पावर n हुआ करता था वो हो चुका है 1 प्लस सर T1 इज इक्वल टू T2, T1 बाई T2 इज इक्वल टू e पावर म्यू थीटा कोई नहीं कभी डिराइव करवाता है। इस केस में बेल्ट टाइट साइड और स्लैक साइड पर टेंशन का रेशियो थोड़ा डिफरेंट होगा। द रेशियो ऑफ टाइट साइड एंड स्लैक साइड टेंशन is going to be a little different here. अरे वाह, मैंने नोटिस नहीं किया कि पूरा अनमैचेबल का कलर कोड हो गया ये तो। सही है। नोट कर लिया आपने? प्रॉब्लम्स बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे आपने बैंड ब्रेक के लिए किया है, बस एक डिफरेंस अराइज होगा। वहां T1 अपॉन T2 को e पावर म्यू थीटा लिख रहे थे, यहाँ T1 अपॉन T2 को 1 प्लस म्यू टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा लिखोगे। एक बात और, 2 थीटा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच ब्लॉक। तो अगर आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हर ब्लॉक का 30 डिग्री गिवन हो तो आप थीटा की जगह 15 डिग्री रखेंगे। अगर आपको हर ब्लॉक का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 20 डिग्री गिवन हो तो आप यहाँ पर 10 डिग्री रखेंगे। If the angle of contact of each block is given to you as 20 degree, then you are going to put theta as 10 degree. If the angle of contact of each block is given as 12 degree, then theta you are going to put as 6 degree. Then theta आप रखने वाले हैं 6 degree. चलो जी, एक प्रॉब्लम करवा दूं क्या इस पर? बोलो। एक प्रॉब्लम करवा दूं क्या इस पर? बोलो। Shall we solve a problem on this? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप लोगों का बस चले तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यही अभी रिवीजन कोर्स में कर लो। तो ब्रेक देने के बाद ना स्पीड सेशन की एकदम खत्म हो जाती है।
Drum is rotating counterclockwise. This is 50. This is 200. And this is 100. And this is 100. Okay. And we have 5 blocks available. We have 5 blocks available. Coefficient of friction given है 0.3. Coefficient of friction is given as 0.3. And we are applying a force of 400 Newton here. Calculate braking torque. Determine braking torque. आसान, काफी आसान. तीन बातें. By the way, drum radius is given to you as 150 mm and radial thickness of each block is given to you as 20 mm. So braking torque formula T1 minus T2 multiplied by R plus T. T1 T2 कहाँ से मिलेंगे? T1 T2 मिलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लीवर से. T1 T2 you are going to get from free body diagram of lever and belt tension ratio. Let's say each block is subtending and belt tension ratio. Let's say each block is subtending an angle (20° at the drum center. And the drum rotates counterclockwise. आसान है, सॉल्व कर लो. हम लोग चलते हैं एक्सियल डिवाइसेस पर. सबसे पहले FBD of lever. Which side is tight side and which side is slack side? Anti-clockwise, then this becomes slack side. And this becomes tight side. Fulcrum के about moment balance करो. सर सिग्मा fx सिग्मा fy क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ जो rx और ry है ना, वो भी आ जाएंगे. उनको अवॉइड करना है. So T2 multiplied by 0.05 plus 400 multiplied by 0.25 is equal to T1 multiplied by 0.1. Equation number 1. And दूसरा equation, belt tension ratio. T1 by T2 is equal to 1. T1 by T2 is equal to 1 plus 0.3 into tan 10° upon 1 minus 0.3 into tan 10°. tan 10°, tan 10°, tan 10°. दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से T1 T2 आ जाएंगे. ब्रेकिंग टॉर्क कैलकुलेट कर लो. Using both the equations, T1 T2 will be there. You can calculate braking torque then. Braking torque is T1 minus T2 multiplied by R plus T.
हाँ, राइट साइड बना slack side and left side is the tight side. One 1.69. ठीक है, you can do it. You can do it. I take you to axial devices. Done. Brakes and clutches 2.0. Axial devices. अभी तक आपने जो कुछ भी किया है, हर बार नॉर्मल फोर्सेस हमेशा रेडियली अप्लाई किए गए. Whatever you have done, the normal force has been applied radially on the drum. 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 ब्लॉक ब्रेक से लेके बैंड ब्रेक से लेके सेंट्रीफ्यूगल क्लच तक. From the block brake to band brake to centrifugal clutch, whatever you have done, every single time, the activating force was applied radially on the drum. Centrifugal clutch में भी, band brake में भी और block brake में भी. But कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जहां पर contacting force axial होता है. There are devices where the contacting force is axial. And a general analysis of such devices requires calculating torque at a hollow contacting surface. अभी तक आप रेडियल कॉन्टैक्ट, ड्रम के साथ ब्लॉक का रेडियल कॉन्टैक्ट था, ड्रम के साथ बैंड या बेल्ट का भी रेडियल प्रेशर था, ड्रम के साथ ब्लॉक का रेडियल कॉन्टैक्ट वाज देयर, बैंड और बेल्ट वाज आल्सो हैविंग रेडियल कॉन्टैक्ट. In case of centrifugal clutch, again there was a radial contact between the clutch shoe and the drum. But sometimes you are going to apply an axial force. You're going to apply an axial force for the contact to be maintained. A general analysis of such devices requires the analysis of a hollow contacting surface ranging from minimum radius R2 to maximum radius R1. Minimum radius R2 से लेकर maximum radius R1 तक. Minimum radius R2 से लेकर maximum radius R1 तक. Okay? So I'm assuming a hollow contacting surface, and that hollow contacting surface is ranging from minimum radius R2 to maximum radius R1. ध्यान से समझियो क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है. Axial devices are even more interesting. That I'm taking a hollow contacting surface, axial devices के केस में, and that hollow contacting surface is ranging from minimum radius R2
to maximum radius R1. एक hollow contacting surface ले रहा हूं मैं जो minimum radius R2 से लेकर maximum radius R1 तक फैला हुआ है। मान लो shaft A clockwise rotate कर रहा है। Assume that shaft A is rotating in clockwise sense. Then naturally shaft B will try to resist its motion by applying friction along this contacting surface. शाफ्ट ए अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो शाफ्ट बी उसकी मोशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा एक एंटी क्लॉकवाइज फ्रिक्शन अप्लाई करके। एक एंटी क्लॉकवाइज फ्रिक्शन अप्लाई करके वो उसकी मोशन को रेजिस्ट करेगा। It is going to resist the motion of A by applying an anti-clockwise friction like this. But not only friction will be applied, but because of this force, even a pressure intensity, a normal pressure intensity will also be acting at each and every point. A normal pressure intensity will also be acting at each and every point. We have a twofold objective. One, I want to calculate the net torque, net resisting torque generated due to friction, and I want to relate that pressure intensity with applied normal force. I want to relate that pressure intensity with applied normal force, and I want to calculate the resisting torque developing on shaft A due to the friction applied by shaft B. हमारे इस पूरे एनालिसिस के दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है दैट हम प्रेशर इंटेंसिटी जो डेवलप हो रही है कॉन्टैक्टिंग सरफेस पे उसको अप्लाइड फोर्स से रिलेट करना चाहेंगे, अप्लाइड फोर्स के फंक्शन के तौर पर एक्सप्रेस करना चाहेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव है दैट ए पर बी ने जितना रेजिस्टिंग टॉर्क अप्लाई किया है उसे हम एक्सप्रेस करना चाहेंगे। कैसे करेंगे? प्रेशर इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय छोटू एरिया, pressure intensity multiplied by छोटू area, this becomes छोटू normal force, and अगर मैं इसे R2 से लेकर R1 तक इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा total normal force. I'm going to get total normal force. I'm going to get total normal force. And total normal force तो आपने अप्लाई किया है तो आपको पता ही है F. So then you equate this to total normal force that we applied. Now focus here. Pressure intensity into 2 pi r dr. ध्यान से समझियो हाँ। प्रेशर इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर डी आर। कहते हैं प्रेशर इंटेंसिटी को जब आपने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको नॉर्मल फोर्स मिल गया। कहते तो ये भी हैं कि अगर आप नॉर्मल फोर्स को म्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगा। If you multiply normal force by mu, then you are going to get friction force. कहते तो ये भी हैं कि जब इस फ्रिक्शन फोर्स को आप जिस डिस्टेंस पर ये अवेलेबल है, जिस डिस्टेंस पर ये फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फ्रिक्शन के कारण डेवलप होने वाला टॉर्क मिल जाएगा। The distance at which this friction force is available, if you multiply that friction force with this distance, you are going to get the torque value. Of course, क्योंकि रेडियल डिवाइसेस में पूरा का पूरा फ्रिक्शन फोर्स एक कांस्टेंट एक कांस्टेंट रेडियस पर प्रेजेंट रहता था, ये इंटीग्रेशन करने की जरूरत हमें कभी नहीं पड़ी। इन केस ऑफ रेडियल डिवाइसेस the whole friction force was always available at drum circumference, 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 drum circumference. We simply did friction force into R. We simply did friction force into R. Radial devices के केस में पूरा का पूरा friction force सर्कमफेरेंस पे अवेलेबल होता था और इसलिए हमें ये इंटीग्रेट करने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। वी नेवर नीडेड इंटीग्रेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो वो इंटीग्रेशन और ये सब की जरूरत हमें कभी इसलिए नहीं पड़ी रेडियल डिवाइसेस में, सिंस होल फ्रिक्शन फोर्स वाज अवेलेबल एट
whole friction force was available at single distance r. Even in this case, centrifugal clutch, the whole friction force is available at a single distance r. So torque calculate करते समय, friction force का torque calculate करते समय, we never ever needed any integration. But axial devices के केस में फ्रिक्शन फोर्स R2 से शुरू होकर R1 तक वेरिंग डिस्टेंसेस पर अवेलेबल है. इन केस ऑफ एक्सियल डिवाइसेस, फ्रिक्शन फोर्स इज स्टार्टिंग एट R2 एंड is also available at R1 from minimum possible distance R2 to maximum possible distance R1, from minimum possible distance R2 to maximum possible distance R1. Friction force is available at varying distances. फ्रिक्शन फोर्स वेरिंग डिस्टेंसेस पर अवेलेबल है. इसलिए बेटा हमें एक छोटे से रिंग नुमा एरिया, एक छोटा सा रिंग नुमा एरिया लेना पड़ा. Therefore, we will have to take an area at any general distance, and at any general distance, a small little area in the form of a ring. In the form of a ring. ध्यानम से समझिए हम. एक छोटा सा एरिया लेना पड़ा एंड उस पर जो भी फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है उस फ्रिक्शन फोर्स को पहले काउंट करना पड़ा. Whatever friction force is available on that ring area, that friction force we will have to take. So that's going to be available at r distance. Available at r distance, and this is chotu little friction force DFFR. This is chotu little friction force DFFR. Cool. Now, अगर आप एक छोटे से एरिया की वजह से resisting torque calculate कर सके हैं, if you could calculate resisting torque because of chotu little area, then naturally you are going to integrate this from minimum radius R2 to maximum radius R1 to get total frictional torque. To get total frictional torque. और इस तरह से आपको टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क मिल जाएगा. अब सवाल ये उठता है, सवाल दो उठते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर अराइज होते हैं. पहला सवाल ये अराइज होता है, टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अराइज नाउ. वन, ये ब्रेक है या क्लच. दूसरा सवाल अराइज होता है, सर ये इंटीग्रेशन याद रखने पड़ेंगे क्या ऐसे? डू वी हैव टू मग अप दीज इंटीग्रल्स? क्या फाइनल कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा क्या? वी हैव टू मग देम अप लाइक दिस. दोनों सवालों के उत्तर सुनो. अगर ए पर बी ने एंटी क्लॉकवाइज फ्रिक्शन अप्लाई किया है, ध्यान से समझियो. अगर ए पर बी ने एंटी क्लॉकवाइज फ्रिक्शन अप्लाई किया है तो बी पर ए क्लॉकवाइज फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा होगा और उस क्लॉकवाइज फ्रिक्शन की वजह से बी पर एक क्लॉकवाइज टॉर्क डेवलप करके वो उसे घुमाने की कोशिश कर रहा होगा. अगर बी घूमने के लिए फ्री है तो बी ए के साथ घूम जाएगा और ये क्लच है. अगर बी घूमने के लिए फ्री नहीं है तो बी का एंटी क्लॉकवाइज फ्रिक्शन ए पर जो लग रहा है वो रेजिस्टिंग टॉर्क ए को रिटार्ड करने लगेगा और ये ब्रेक है. नहीं समझ में आया सर? Close your eyes. A is rotating clockwise. B applied anti-clockwise resisting friction on A. A is rotating clockwise. B applied anti-clockwise resisting friction on A. So if A is rotating clock and there is anti-clock friction, and let's say B is not free to rotate, then naturally this anti-clock friction acting on A will retard A and will bring it to rest. Then this whole setup is working as a brake. And if B is free to rotate
and B is applying anti-clockwise friction on A must be applying clockwise friction on B. A must be applying clockwise friction on B. That clockwise friction on B will try to rotate B in the same sense as the sense of rotation of A. If B is free to rotate and there is enough friction available, if B is free to rotate and there is enough friction available, then A will drag. If there is enough friction available, then A will drag B along with itself. And then this becomes a clutch. अभी भी नहीं समझ में आया हो तो एक हॉरिजॉन्टल डिस्क को एक मोटर से कनेक्ट करो और घुमा दो। और इसके ऊपर खड़े हो जाओ। 1 मिनट में आप शक्तिमान बन जाओगे। क्लच है, हाथी खड़ा कर दो डिस्क के ऊपर। डिस्क के ऊपर हाथी खड़ा कर दो। ब्रेक है। You stand over the disc. You will become शक्तिमान in a matter of a minute. क्लच है, हाथी खड़ा कर दो। घूमने के लिए फ्री नहीं है, वो डिस्क को रोक देगा। ब्रेक है। आप खड़े हो, शक्तिमान बन गए। ये डिवाइस कहलाएगी डिस्क क्लच। इसी डिवाइस पर आप हाथी खड़ा कर दो। Call an elephant. And ask him to stand over the disc. Disc will stop. This will become disc brake. जो डिस्क ब्रेक है वही डिस्क क्लच है, जो डिस्क क्लच है वही डिस्क ब्रेक है। डिस्क क्लच इज डिस्क ब्रेक इज डिस्क क्लच। डिपेंड करता है आप यूज कैसे करना चाहते हो। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों ने खूब फॉर्मूलाज रटे, डायरेक्ट फाइनल फॉर्मूलाज, एंड गेट ने दे दिया एक बार वेरिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आर के साथ, ढह गए। प्राउड ऑफ deriving all things always fundamentally from last 10 years. प्रेशर इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगा, इस बात पर डिपेंड करेंगे फाइनल रिजल्ट्स। Final results will depend upon the fact that how pressure intensity will vary. Before I go ahead and tell this to you, you give a signal that you are done. प्रेशर इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रहा है रेडियली, इस बात पर डिपेंड करेंगे फाइनल फॉर्मूलाज। You give a green signal that you are done. The swarup of final formulas will depend upon the fact that how pressure intensity is varying
with R. Of course, the simplest assumption could be taking pressure intensity constant. Simplest assumption होगा pressure intensity को constant लेना. Pressure intensity को अगर मैं constant ले लूं तो ये बन जाएगा P into pi outer radius square minus inner radius square. And अगर यहां पर pressure intensity को constant ले लूं तो 2 pi mu P 2 pi mu P will come out and we have R square dr remaining, which will become R cube by 3, which will become R cube by 3, R2 से लेकर R1 तक, and P की वैल्यू अगर मैं रख दूं F अपॉन P की वैल्यू जो पहले इंटीग्रल को सॉल्व करके मिली है, the P value that I have got from first integral, if I put F upon pi R1 square minus R2 square there, and then I have R1 cube minus R2 cube divided by 3. If I simplify this, I'm going to get 2 by 3 mu F R1 cube minus R2 cube upon R1 square minus R2 square. This is the scenario when I'm assuming a constant pressure intensity. ये तब है जब मैं pressure intensity को constant मान लूं. क्या pressure intensity actually constant होगा? God knows. Theory है, assumption है. It's just a theory, it's just an assumption that if I assume pressure intensity to be constant, these are the results. R2 से लेकर R1 तक अगर पूरे सरफेस पर pressure intensity uniform हो, then these are the results. Is that the reality? God knows. That's just a theory. That's just an assumption. That's just an opinion. That's just a criterion. कह रहे हैं कि अगर मान लो pressure intensity constant है, this is just an opinion, just theory. राय बहादुरी जिसे आप कहते हो, something that you call by the name राय बहादुरी, making an opinion. यूजुअली नए ब्रेक्स और नए क्लचेस में क्योंकि फ्रिक्शन लाइनिंग का डैमेज नहीं हुआ होता है, यह अजम्पशन काफी हद तक जस्टिफाइड देखा गया है. दिस अजम्पशन इज यूजुअली जस्टिफाइड इन न्यू ब्रेक्स एंड न्यू क्लचेस. दिस अजम्पशन इज यूजुअली जस्टिफाइड इन new brake and new clutch. My dear friends, practically it has been found that pressure intensity actually varies. And how it varies? It varies such as to give uniform rate of wear. How it varies? It varies such as to give uniform rate of wear. Uniform rate of wear. What is this wear? किसी भी सरफेस पे कितना wear प्रोड्यूस होगा, कितना डैमेज प्रोड्यूस होगा, ये इस बात पर नहीं डिपेंड करेगा सिर्फ कि आपने कितना प्रेशर अप्लाई किया. आपने प्रेशर अप्लाई किया, फिर उसको मूव कराना शुरू करो, तब स्क्रैचेस डेवलप होंगे. Scratches developing on any surface will not only depend upon how much pressure you are applying, but also how much, with what velocity you are moving the pressure. प्रेशर अप्लाई करके एक पॉइंट पर बैठे रहोगे, सरफेस डैमेज नहीं होगा. सरफेस का डैमेज इस बात पर डिपेंड करता है, सरफेस का डैमेज इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रेशर के साथ साथ प्रेशर को आप किस वेलोसिटी से मूव करा रहे. माय डियर फ्रेंड्स,
रोटेशन के केस में वेलोसिटी इज नथिंग बट r omega. It has been found that roughly the damage remains uniform at whole plate. Roughly this wear remains uniform at whole plate. And if it remains uniform at whole plate, I'm going to write this as A. I'm going to write this as capital A. यहाँ से मुझे मिलेगा PR is equal to constant. From here, I'm going to get PR is equal to constant. Rate of wear remains uniform. Rate of wear remains uniform, and that gives me P inversely proportional to R. Rate of wear assumed uniform gives me P inversely proportional to R. Inner radius पे more pressure intensity and outer radius पे lesser pressure intensity. At inner radius you have more pressure intensity, and as you go away and away and away from the center, you have smaller pressure intensity, smaller pressure intensity, smaller pressure intensity. I can write P1 R1. Take your phone and a knife, yes, and you can verify. So I can write here P into R is equal to P1 into R1 is equal to P2 into R2 is equal to constant. इसे कहते हैं यूनिफॉर्म प्रेशर वेयर थ्योरी. यूज्ड क्लच कभी अगर वो कह दें क्वेश्चन में तो आप ये थ्योरी यूज करोगे. अगर मैं यहाँ पर P को C by R रख दूं, if I put P is equal to C by R, if I put P is equal to C by R, then I'm going to get R and R getting cancelled, and this will become 2 pi C R1 minus R2 simply. 2 pi C R1 minus R2. ये आप ध्यान रख लो कि हमेशा इनर रेडियस का जो प्रेशर है वो मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी का रोल प्ले करेगा. The role of maximum pressure intensity will always be played by the pressure available at inner radius. Cool. इसको इंटीग्रेट करेंगे. P को C by R सब्स्टिट्यूट करोगे. म्यू और 2 पाई तो बाहर ले सकते हैं पहले ही. 2 pi and mu we can take out, and then we can substitute P is equal to C by R. P is equal to C by R रखेंगे तो we are going to have C by R into R. We are going to have C by R into R getting cancelled. C by R, and there is one R, another R, dr. R2 से लेकर R1 तक एक R cancel हो जाएगा, and finally I'm going to get 2 pi mu and C outside R square divided by 2 is the integration R2 से लेकर R1 तक. Now people, C की वैल्यू रख दो F upon C की वैल्यू रख दो F upon 2 pi R1 minus R2. Let's put C is equal to F upon 2 pi R1 minus R2, and here we have R1 minus R2 also and R1 plus R2 also. R1 square minus R2 square divided by 2. Finally ये 2 कैंसिल हो चुका है और R1 minus R2 से ये कैंसिल होके R1 plus R2 बचेगा, and टॉर्क आपको मिल जाएगा mu multiplied by F and R1 plus R2 divided by 2. ये सिर्फ सिंपल नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिकल भी है. This formula is not only simple, it is more practical as well. क्योंकि ये आपको क्लच को थोड़ा जरूरत से ज्यादा मटेरियल या जरूरत से ज्यादा डायमेंशंस देने पर मजबूर करेगा. This one is not only simpler formula, this is also more safe design. This results into more safe design. Why? Because पहले assumption में आपने सभी जगह ग्रेटेस्ट प्रेशर इंटेंसिटी अस्यूम कर लिया और इसलिए आप टॉर्क को ओवर एस्टिमेट करोगे. यहां आपने माना है कि ग्रेटेस्ट प्रेशर इंटेंसिटी की कुछ जगहों पर तो अवेलेबल है, बट बाकी जगहों पर ग्रेटेस्ट प्रेशर इंटेंसिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए सारा एरिया टॉर्क में बराबर कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, और अगर आपको उतना ही टॉर्क चाहिए तो अमाउंट ऑफ एरिया बढ़ाना पड़ेगा.
In case of uniform pressure theory, you assume same maximum pressure intensity available everywhere. So greatest contribution each point is giving into the normal force. And normal force into mu becomes friction force, and friction force into R becomes torque. So torque capacity, you are overestimating. Uniform wear theory, you are assuming that not every part of area is contributing equally. There are some Ambanis present, but there are some Dambanis present. So not everybody is going to pay tax equally, and therefore, pessimistic scenario that amount of area बढ़ाना पड़ेगा. We'll have to use more amount of area in order to get the same torque capacity. याद रख लो दो इंपॉर्टेंट बातें. Same area, same maximum pressure, same R1, R2, same maximum pressure intensity और same material. Uniform pressure theory torque overestimate करेगा. Same torque capacity, same R1, R2, same material. Uniform wear theory. Sorry. Same R1, R2, same material, same maximum pressure intensity. Uniform pressure theory will overestimate the torque capacity of clutch. Same torque capacity required and same material and same mu and same maximum pressure intensity. Uniform wear theory will require more area, more R1 value for a given R2. I repeat once again. Same R1, R2. Same R1, R2. Same maximum pressure intensity and same material. यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी ज्यादा टॉर्क कैपेसिटी एस्टिमेट करेगा. रियल दोनों ही नहीं है, ये ध्यान रखना. दोनों ही आपके ओपिनियंस हैं. सेम टॉर्क कैपेसिटी, रिक्वायर्ड कैपेसिटी और सेम मटेरियल और सेम मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी के लिए यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी हमेशा ज्यादा R1 की डिमांड करेगा. क्यों? क्योंकि वो कहता है कि एरिया का कुछ पार्ट कंट्रीब्यूशन कम है, तो मुझे एरिया बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके कहीं टॉर्क की भरपाई हो पाएगी. Note these two observations down. Note these two observations down. ये दोनों ऑब्जर्वेशंस नोट करें. Same R1, R2, same material, same maximum pressure intensity. Uniform pressure theory overestimates torque. Observation number 2. Same required torque capacity, same material, same maximum pressure intensity. Uniform wear theory will require more R1 for a given R2. Done. Cool. डेरिवेशन मिटा दो.
एक्चुअल क्लचेस में मल्टीपल सरफेसेस होंगे टॉर्क कंट्रीब्यूट करने के लिए, एंड देयरफॉर टॉर्क के फॉर्मूला में एक एक्स्ट्रा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, इसकी वैल्यू होगी 1। अगर वो है एक सिंगल प्लेट क्लच विद ओनली वन इफेक्टिव सरफेस, जिसकी वैल्यू होगी 2। अगर वो है सिंगल प्लेट क्लच विद बोथ साइड्स इफेक्टिव, और के की वैल्यू होगी नंबर ऑफ प्लेट्स -1। अगर वो है एक मल्टीप्लेट क्लच if you are talking about a multi-plate clutch, value of K will be number of plates -1। ये क्या आ रहा है भाई? You are sharing screen, तो क्या करूं? मुझे भी पता है शेयरिंग स्क्रीन। अरे ये क्या है भाई? ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? एक ड्राइविंग शाफ्ट और उसकी क्लच फ्लाई व्हील और फिर उससे जुड़ी हुई प्रेशर प्लेट, ड्राइविंग शाफ्ट रोटेट्स, flywheel rotates, nuts and bolts rotate, pressure plate rotates, ड्रिवन शाफ्ट प्रेशर प्लेट के अंदर बैठा हुआ है और सबको रोटेट होते हुए देख रहा है। हाँ, ये सब कहाँ घूम रहे हैं भाई? ड्राइवर शाफ्ट रोटेट करेगा, फ्लाईव्हील रोटेट करेगी, फ्लाईव्हील के एंड पर लगे हुए नट एंड बोल्ट घूम रहे हैं और उनके साथ लगी हुई प्रेशर प्लेट, हॉलो प्रेशर प्लेट भी रोटेट कर रही है। एंड अंदर बैठा हुआ ब्लू शाफ्ट जो प्रेशर प्लेट के होल से पास कर रहा है, वो देखता रहेगा, अरे सब कितना घूम रहे हैं, काहे घूम रहे हैं इतना ये सब।
फिर इसने अपने ऊपर लगा रखी हैं कुछ प्लेट्स जो इस पर एक्सियली मूव करने के लिए हैं फ्री। फिर इसने अपने ऊपर लगा रखी हैं कुछ डिस्क्स जो इस पर एक्सियली मूव करने के लिए हैं फ्री। They can axially move on to this blue shaft. These blue discs are free to move axially over this, free to slide axially over this blue shaft. ऐसे लेफ्ट राइट स्लाइड हो सकती हैं splined कनेक्शन के थ्रू। They can slide infinite, they can slide over through splined connections. नहीं, ये तो नहीं समझ में आता है मुझे सर। अरे तुम मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री किसने दी? एक शाफ्ट में एक डिस्क को अगर स्प्लाइंड कनेक्शंस दे देंगे तो वो रिलेटिव रोटेशन तो परमिट नहीं करेगा लेकिन रिलेटिव स्लाइडिंग परमिट करेगा। If a shaft and a disc are fitted into each other with the help of a splined connection, then they are not going to have relative rotation possible, but they are going to have relative sliding possible. इस ब्लू शाफ्ट पर इस पर्पल डिस्क को आप आगे पीछे करते रहिए, बोर्ड के बाहर निकालिए, बोर्ड के अंदर डालिए। लेकिन अगर शाफ्ट को रोटेट करोगे तो डिस्क रोटेट होगी, डिस्क को रोटेट करोगे तो शाफ्ट रोटेट होगा। रोटेट द शाफ्ट एंड द डिस्क will be forced to rotate, and rotate the disc, shaft will be forced to rotate. Rotation will happen together. इनफैक्ट यहां भी पर्पल ही बना देता हूं सो दैट आपको ये डायग्राम से कोरिलेट हो सके, so that you can correlate with the diagram. Let me make these clutch plates purple. Let me make these clutch plates purple. Let me make these clutch plates purple. हाँ ठीक है ना सर, बनाइए ना पर्पल, हमने कब रोका? लेट मी हमने अलाउ कर दिया सर। हाँ हाँ, आप ही ने अलाउ किया है इसीलिए तो। एंड एक हॉलो प्लेट को हमने बोल्ट पर सपोर्ट किया हुआ है ड्राइवर साइड। एक हॉलो प्लेट को हमने बोल्ट पर सपोर्ट किया हुआ है ड्राइवर साइड। कितने प्लेट हुए टोटल? कितने प्लेट हुए टोटल? 1 2 3 4 5। कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस काउंट करो। फ्लाईव्हील और पहली क्लच प्लेट और इंटरमीडिएट प्लेट और दूसरी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। 4 कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। हाउ मेनी टोटल प्लेट्स आर देयर? Flywheel plus green plate plus pressure plate 3, and 2 purple plates on driven sides. 2 purple plates on driven sides. 5. How many total contacting surfaces are there? 1 between flywheel and purple clutch plate, 1 between purple clutch plate and green intermediate plate, 1 between green intermediate plate and second purple plate, 1 between second purple plate and प्रेशर प्लेट। लेकिन ये घूमेंगे कैसे साथ में? उसकी दवा करेंगे, आप काहे चिंता करते हैं? उसकी दवा यहां है फाइनली। यहां पे लगा दो स्प्रिंग, यहां पे लगा दो स्प्रिंग और फिर लगाओ नट। अटैच अ स्प्रिंग एंड देन अप्लाई नट्स। देन प्रेशर प्लेट को जरा बाहर खींचो तो, पैडल दबा के। हे सूट बूटधारी, प्रेशर प्लेट को पैडल दबा के जरा बाहर खींचो। हे सूट बूटधारी इंसान, प्रेशर प्लेट को जरा पैडल दबाओ और बाहर खींचो।
बाहर खींचोगे तो स्प्रिंग्स कॉम्प्रेस होंगी और ये डिसएंगेज हो जाएगा। रिलीज कर दो, स्प्रिंग्स कॉम्प्रेस्ड हैं। कॉम्प्रेस्ड अगर प्री कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग्स हैं, फोर्स लगा के प्रेशर प्लेट को फ्लाई व्हील की तरफ ले जाएंगे और बीच में जितनी प्लेट्स हैं सब सैंडविच्ड हो जाएंगी, सब सैंडविच्ड हो जाएंगी और साथ साथ घूमती रहेंगी। If these springs are pre-compressed and you release the paddle, then the pressure plate will go towards the flywheel, sandwiching all the purple plates and green plates in between. And then as the pressure plate and flywheel both belong to driver's side, they are rotating. They will hold all these plates in between and rotate them together. And purple plate rotate hogi. तो ड्राइवर शाफ्ट को, ड्रिवन शाफ्ट को रोटेट होना ही पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। तो ड्रिवन शाफ्ट को रोटेट होना ही पड़ेगा, देयर इज नो एब्सोल्युटली नो चॉइस। मैंने वर्किंग भी समझा दी और मैंने आपको नंबर ऑफ प्लेट्स -1 क्यों लिखते हैं वो भी बता दिया। आई टोल्ड यू वर्किंग ऑल्सो एंड वाई डू वी राइट नंबर ऑफ प्लेट्स -1, दैट ऑल्सो हैज बीन क्लियर्ड। टोटल 5 प्लेट्स कंसिडर की, तो वर्किंग सरफेसेस हैं, कॉन्टैक्ट सरफेसेस 4 हैं। When we are considering total 5 plates, then contact surfaces are 4. Cool. प्रॉब्लम्स एक दो इंक्लूड कर दूंगा, बहुत आसान प्रॉब्लम्स, सब फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स रहेंगी। जस्ट इन केस कभी अगर कुछ म्यू वगैरह वेरिएबल हो जाए तो जनरल फॉर्मूला यूज कर लेना। क्लियर ऑल ड्राइंग्स? वन फाइनल थिंग, किसी भी क्लच में एक ड्राइवर साइड होता है, एक ड्रिवन साइड होता है। Let's say driver side mass moment of inertia is IA and driven side mass moment of inertia. जब पैडल को प्रेस करेंगे तो प्लेट बोलेंगी हम आपके हैं कौन, एग्जैक्टली हम साथ साथ हैं, वेरी ट्रू। पैडल को रिलीज करोगे तो क्लच एंगेज होगा, पैडल को छोड़ दोगे, पैडल को रिलीज करोगे छोड़ दोगे तो क्लच एंगेज रहेगा नेचुरल पोजीशन में, और पैडल को पुश करोगे तो प्रेशर प्लेट को बाहर खींचोगे और सारी प्लेट्स के बीच में एक क्लियरेंस बन जाएगा। मैं मान लेता हूं कि ड्राइवर साइड इनिशियली इज रोटेटिंग विद ड्राइवर शाफ्ट A, let's say initial velocity is omega A naught, and driven shaft B, वैसे तो ड्रिवन शाफ्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन एक जनरल एनालिसिस के लिए आई एम अज्यूमिंग सम इनिशियल वेलोसिटी। For the purpose of a general analysis, I am assuming some initial velocity for the driven shaft. If nothing is given, naturally driven shaft is initially 0. Okay. Now once they are attached into each other, once they are forced into each other, you know that
बी ए को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा एंड यू नो दैट ए बी को अपने साथ ड्रैग करने की कोशिश करेगा. So tell me who will retard a little bit and who will accelerate a little bit due to this. A is the driver shaft rotating clockwise. And once you force them into each other, then B will apply a resisting torque in anti-clockwise sense and A will apply clockwise torque on B. So who will retard and who will accelerate? दोनों में कौन सा थोड़ा सा रिटार्ड होगा और कौन सा थोड़ा सा एक्सेलरेट होगा? बताओ जल्दी से. आसान सी बात पूछ रहा हूं यार, न्यूटन्स सेकंड लॉ. Exactly. Driven will get accelerated and driver will retard a little bit. Driver will retard a little bit. And driven will accelerate a little bit. दो चीजें मैंने यूज की हैं, एक ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी और दूसरा अल्फा इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई आई. काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स. स्लिप होंगे दोनों. There is a slipping existing because of velocity differences. Because of velocity differences, there is a slip that is existing. माइनस टी टी कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा 1/IA plus 1/IB. This difference signifies slipping between the surfaces. Initial angular velocity के differences को मैं नाम दूंगा कैपिटल J और 1/IA plus 1/IB को मैं नाम दूंगा कैपिटल K. Initial angular velocity differences, I'm going to give the name capital J, and 1/IA plus 1/IB, I'm going to give the name capital K. Then I have slip existing J minus KTT. J minus KTT. Naturally, once the engagement is complete, once the engagement is complete, क्या होना चाहिए बताओ? एक बार एंगेजमेंट कंप्लीट हो गया, क्या होना चाहिए? ये है मारुत सर स्पेशल डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स. यस, एंगेजमेंट कंप्लीट हो गया, क्या होना चाहिए? Netes. Exactly. Once the engagement is complete, they should start moving with same velocity. They should attain common final velocity.
That means delta omega should become 0. You can use this to calculate time required to complete the engagement. Jammu and Kashmir tourism. You can use this to calculate time required to complete the engagement. Jammu and Kashmir tourism. Okay. But during engagement, naturally there is rubbing. During engagement, there is rubbing. They are not moving with constant velocity. And they are not moving with constant velocity. During engagement, there is a rubbing. They are not moving with constant velocity. And they are not moving with constant velocity. There will be heat generation because of that rubbing action. There will be heat generation because of that rubbing action. That heat generation can be written as torque present multiplied by torque present multiplied by d theta divided by dt. D theta divided by dt. D theta divided by dt can be written as velocity difference, relative velocity of slipping. D theta divided by dt can be written as relative velocity of slipping. Relative velocity of slipping, which we have calculated anyways. So my dear friends, I can write total heat generated as torque multiplied by that relative velocity of rubbing into delta T. Total heat generated can be written as torque. Relative velocity of rubbing is Jammu and Kashmir tourism into time into dt. 0 से लेकर कब तक ये relative velocity exist करती है? कब तक ये relative velocity exist करती है? जब तक engagement complete ना हो जाए. स्प्रिंग भी करवा ही दीजिए. आओ बताओ तुमको स्प्रिंग. आओ. जिंदगी में कोई स्प्रिंग कभी इतना डिफॉर्म नहीं हुई होगी, इतना डिफॉर्म करेंगे. इतना डिफॉर्म करेंगे, इतना डिफॉर्म करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि हम क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग है या ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग है या लीफ स्प्रिंग है या स्पाइरल स्प्रिंग है. During engagement, there is a relative difference existing. There is a relative angular velocity existing. And that relative angular velocity will give rise to heat generation. Heat generation is equal to frictional power loss. Power loss is nothing but work done upon time. Work done can be written as so torque multiplied by omega relative.
ओमेगा रिलेटिव की वैल्यू रखो। इंटीग्रेट दो, कब से कब तक? 0 से एंगेजमेंट टाइम तक। क्यों एंगेजमेंट टाइम तक? वाई एंगेजमेंट टाइम? क्योंकि एंगेजमेंट टाइम के बाद कोई रबिंग नहीं है और उसके बाद कोई हीट जनरेट नहीं होगी। आफ्टर दैट देयर विल बी नो हीट जनरेशन। थोड़ा थोड़ा बोलो सर, पूरा पढ़ा देते हैं। स्प्रिंग्स खुद से करो। 11 बजे से 11 बजा दिए मैंने, और आप लोग हो कि जूनियर्स वगैरह को रिकमेंड भी नहीं कर रहे। गलत बात है ये। रिकमेंड करो, 2024 के लिए आए, गुरुदक्षिणा दें। हिंट ऑन ब्लॉक, हाँ आई एम गिविंग यू नितिश, डोंट वरी। इसको आप इंटीग्रेट करो पहले। जे कांस्टेंट है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस। जे इज अ कांस्टेंट, difference of initial angular velocities. K is a constant, moment of inertia values. मेरे 2 जूनियर ने ज्वाइन किया है। ग्रेट 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 ग्रेट। अब इसको ना इंटीग्रेट करके रिजल्ट बताओ, और ये काम आप करो। जे को जे ही रहने दो, कांस्टेंट है वो। के को के ही रहने दो, कांस्टेंट है वो। टॉर्क भी कांस्टेंट है। टॉर्क क्या है? टॉर्क है म्यू एफ R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। यार रैंक वैंक तो बाद की बात है। रिकमेंड उनको ये करो कि बेटा इंटरव्यूज में भी काम आएगा, कैंपस प्लेसमेंट के, जिस तरह से मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स करवाता हूँ। रैंक और ये सब तो आ ही जाता है, नहीं भी आता है, जो भी है। पहले आए वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो सीखें, 2 सब्जेक्ट सीखेंगे मुझसे, फिर जाके रैंक की बात होगी। बिलो एवरेज स्टूडेंट को तैयारी करना चाहिए। मैं ये सब बिलो एवरेज एवरेज मानता नहीं हूं। मैं मानता हूं कि कोई ठान ले तो फिर वो बिलो एवरेज एवरेज रह नहीं जाता है। I could not understand the meaning of even one line in my physics book in first semester. I spent at least half an hour to read one paragraph and to comprehend it. And then I was the topper of not only my engineering, but also the topper of entire campus of MTech program at IIT Kharagpur. Entire campus, not just one department. I am the same person who could not understand and comprehend one paragraph of physics book in first semester while spending 45 minutes over it. जो खुद को ग्राइंड करने के लिए तैयार हो जाता है, असंभव कुछ भी नहीं। और मैं ये हवाबाजी नहीं बोल रहा हूं, सच है ये। जो ठान ही ले कि चल पड़े हैं यार, अब मतलब हो सकता है कि 1 साल में नहीं, 2 साल में मिलेगी सफलता, हो सकता है 12 महीने में नहीं, 18 महीने में मिलेगी। मैंने देखा है। वैसे
बिलो एवरेज और ये सब नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन मैंने देखा है कीर्ति गुप्ता को, नहीं गया यार। 2021 बहुत मेहनत की उसने, 2000 गेट 2021 बर्बाद। मतलब रैंक भी ऐसी नहीं कि वो बताए किसी को। 2021 खत्म होते होते बार्क में है वो। तरुण मिश्रा 2021 मेरे साथ गेट रैंक 11,000। 2022 मेरे साथ गेट रैंक 500 के अंदर, एनटीपीसी में अभी। आनंद फर्स्ट बैच एट एन अकेडमी, नाउ ही इज इन IOCL, सक्सेस आफ्टर 3 years, फर्स्ट बैच इन एन अकेडमी। मेरे सबसे पहले स्टूडेंट्स में आनंद रहा करते थे। टेस्ट्स में अच्छा किया करते थे, नहीं गेट में नहीं हुआ 2 साल कुछ, IOCL में है। And just in case if somebody think so I can send screenshots and history of entire chat like 3 years back. J square upon 2K exactly. वैभव सिंह, आपने TE की वैल्यू क्यों नहीं रखी? अब लग रहा है आपको डिमोट करना पड़ेगा। J square upon 2K। मेरा ये मानना है कि एक बार जो ठान लिया तो किसी को 6 महीने में, किसी को 8 महीने में, किसी को 10, किसी को 12, किसी को 18, किसी को 24, बट एक बार जो ठान लिया और रुके ना, थके ना, निराश ना हुए बीच में मिलने वाली फेलियर्स से, तो फिर सक्सेस होके ही निकलता है इंसान। ओनली 5 मार्क्स आए और इसीलिए इस बार गेट फिल ही नहीं किया। तो आपके साथ वही हुआ ना, एक बार गिरे और दोबारा फिर आपने कभी सोचा भी नहीं। ये तो वैसा ही हुआ कि मैं एक पैराग्राफ पढ़ता था और मैं हिंदी मीडियम से था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैं गिव अप करके इंजीनियरिंग छोड़ के भाग जाता। इनफैक्ट ऐसे लोग जो गिरते हैं, वो जब सफल होते हैं, जिद पर आ जाते हैं और सफल होते हैं, तो वो ऑर्डिनरी सफलताओं को क्रॉस कर जाते हैं। ऐसे लोग जो बुरी तरह फेल होते हैं और बुरा मान जाते हैं, वो जब ठानते हैं और जिद पे आते हैं, तो फिर वो जब सफल होते हैं तो फिर वो ऑर्डिनरी सफलताओं पे नहीं रुकते, फिर वो छप्पर फाड़ के सफल होते हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। J square by 2K। Nitis, luckily this entire analysis is valid for breaks as well. Why? Because finally they also come to 0.0 relative velocity. They both stop. Their block was not having any initial velocity. Only drum was having initial velocity. Block is having negligible inertia. Friction torque calculate करना आप जानते हैं already. Finally, they both come to rest. So they have common final velocity. Here, finally, they both come to same motion. So they have common final velocity. This whole analysis is valid for brakes as well.
मेरा तो सिंपल सा फंडा है। बिल्कुल होगा। ये तो अगेन, आप एक बीज धरती को चीर कर आसमान में निकलता है और यही सोचकर निकलता है ना कि एक दिन मैं वृक्ष बनूंगा और छाया होगी मेरे नीचे, राहगीर रुकेंगे और फलूंगा फूलूंगा। तो जो बीज बाहर ही ना निकले ये सोचकर कि अरे बाहर तो बहुत मच है यार, इतने सारे पेड़ ऑलरेडी हैं, मेरी छाया में कौन रुकेगा, मेरे फूल कौन, मेरे फूलों की महक कहाँ फैलेगी, इतने सारे तो फूल ऑलरेडी हैं। हर बीज के लिए उतना ही स्कोप है। और इसलिए ठानिए, चलिए, बढ़िए, करिए। जिंदगी है यही, जुनून, फाइटिंग, लगे रहना, उम्मीद, होप। दिस इज व्हाट लाइफ इज। वैभव नाम बदल कर आ गया। अच्छा, विकास वैभव इज वैभव? नो नो नो। ग्रेट 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 ग्रेट। I know many people who could not succeed in, you see, success again, कोई एक माइलस्टोन मिलता है उसको हम सक्सेस कह देते हैं, दूसरे माइलस्टोन को सक्सेस नहीं कहते। सो ये सक्सेस की बनी बनाई डेफिनेशंस को थोड़ा साइड में रखो और आप तो करते रहो, चलते रहो यार, टेंशन मत लो। मैंने देखा है अपने 10 साल के टीचिंग करियर में, जो लगा रहा है वो सफल जरूर हुआ है। यस, इट माइट टेक 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 1 साल लगते हैं, किसी को 18 महीने लग सकते हैं, किसी को 20 महीने लग सकते हैं। बट जो लगा रहा है उसको रिवार्ड मिलता ही मिलता है। द नेचर रिवार्ड्स परसिवरेंस, एंड इफ यू आर ready to persevere, you will have your reward. Time is immaterial. Some people get that reward in 6 months, some others get in 10 months, some others get in 12 months, some others get in 18 months. Great. चलो, हाँ एग्जैक्टली, आधी जंग तो आप यहां तक चले आए, इसमें जीत ली आपने। अर्पित ने बहुत सही ऑब्जर्वेशन लिखा है। 90,000 स्टूडेंट्स में 70,000 तो ऑलरेडी जा चुके हैं काम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वर्सी, बढ़िया करेंगे यार। तो दिस होल एनालिसिस इज वैलिड। एक प्रॉब्लम कर लेते हैं बिफोर वाइंडिंग अप। सम डूइंग रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्स। जो डिसिप्लिन है वो रिकॉर्डिंग करके, लाइव करके वो करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि जो लाइव नहीं आ रहे हैं उनमें से सब बेकार हैं। So time of engagement is J upon KT, and heat generation, total heat generation is J square by 2K. हाँ हाँ, कल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स खत्म करूंगा, आज मशीन डिजाइन लॉक कर दिया है। Tomorrow we'll finish complex variables, and day after tomorrow ATD. I would suggest कि day after tomorrow you give test of heat transfer and MD.
नहीं, कल राजीव सर नहीं लेंगे। हाँ, इंडस्ट्रियल राजीव सर लेंगे। हाँ जी। सर से मैंने कहा है एक दिन में निपटा दो इंडस्ट्रियल प्लीज। हाँ, कन्वेक्शन में कल करवा दूंगा। कल का टारगेट ही है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स और कन्वेक्शन। टुमारो विल फिनिश कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड कन्वेक्शन। चलो पीपल, let's solve a problem. There is a single plate clutch with both sides effective and maximum pressure intensity is maximum permissible pressure intensity is 1 megapascal. Outer radius is 60 mm. Inner radius is 30 mm. Mu is 0.3. कल मैथ्स 9 से रखिए ना, हमें माफ करो। कल प्रोडक्शन नहीं है, आराम से कर लेंगे। टुमारो देयर इज नो प्रोडक्शन सेशन, विल डू। सुबह मत उठाओ यार। ड्राइवर साइड mass moment of inertia is 10 kilogram meter square, and driven side mass moment of inertia is 30 kilogram meter square, and running speed of the engine is 300 rpm. That's mine. Time to complete engagement. So time to complete engagement is Jammu and Kashmir tourism. Jammu and Kashmir tourism. J is initial difference of angular velocities. Driver side is running at, engine is running basically, अभी गाड़ी नहीं शुरू हुई है, इंजन शुरू है, गाड़ी अभी 0 पर है. This is 10 pi. K is 1 upon IA plus 1 upon IB, which is 1 upon 10 plus 1 upon 30. How much is that? भाई मैथ सुबह एकदम शांति से करेंगे। नहीं सर, मॉर्निंग में कन्वेक्शन। तुम लोग इधर पहले प्रॉब्लम समझ लो, ठीक है? मैं अभी सबको एक एक को मैं पराठे खिलाऊंगा। फोर
upon 30. What about torque? If nothing is mentioned, if theory is mentioned, use it. If not mentioned, if theory is mentioned, use it. If not mentioned, and they are using the word new clutch, then use uniform pressure theory. And if they are using the word old clutch, then use the uniform wear theory. And agar no hint is given, then by default uniform wear theory. So torque will become K into mu into F R1 plus R2 divided by 2. Now, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म में जम्मू एंड कश्मीर तो इजी थे, टूरिज्म में थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा. So K is what? Both sides effective. Both sides effective means 2. Mu is how much? 0.3. And F को replace करेंगे 2 pi C R1 minus R2. F को replace करेंगे 2 pi C R1 minus R2. आज ही मैंने डिराइव करवाया है नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला. 2 pi C R1 minus R2. This becomes 0.6. And then we have 2 and 2 getting cancelled. And we have pi C and R1 square minus R2 square. Naturally, now there is only one challenge, that is C. Now there is only one challenge, that is C. आपको याद हो मैंने आज ही बताया है आपको C को या तो P1 R1 लिख सकते हो या P2 R2 लिख सकते हो. यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी के केस में P1 R1 is equal to P2 R2 is equal to constant. यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी के केस में P1 R1 is equal to P2 R2 is equal to constant. है ना? So क्या लिखेंगे बताओ? P1 R1 से एस्टिमेट करूं मैं या फिर P2 R2 से एस्टिमेट करूं? P1 R1 is equal to P2 R2 is equal to C. How do I estimate it? P1 R1 or P2 R2? Tell me quickly. C value will be estimated by P1 R1 or P2 R2. Maximum pressure intensity given है, इसलिए P2 R2. मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी पास्कल में रखें और R1 R2 की वैल्यूज रखें तो T मिल जाएगा आपको. Once you put the maximum pressure intensity in Pascal and R1 R2 values in meter, you'll get the torque in Newton meter. Report the value quickly. $152.68 Newton meter.
Now J is known, K is known, and T is known. Calculate the time required. Newton mm? Is this Newton mm? अब आप लोग देखो ये क्यों करते हो? न्यूटन मीटर, ओके। टाइम टू कंप्लीट एंगेजमेंट कैलकुलेट करो। रिहान, सॉरी क्यों बोल रहे हो? आपको पता है सॉरी कब जरूरत पड़ेगी? भगवान करे 2 मार्क्स में आ जाए। ये आ जाए तो 90% जनता फ्लैट हो जाएगी, क्योंकि these are some really out of the box topics. 1.543 seconds. धन्यवाद मित्रों। एक सब्जेक्ट और लॉक हुआ। जिन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़नी हो इस तरह से दैट वो पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बादशाह बने, अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है 2024 के बैच का। इस 45 डेज प्रोग्राम में हमने अनमैचेबल तरीके से मैकेनिक्स, अनमैचेबल तरीके से वाइब्रेशंस, अनमैचेबल तरीके से बेसिक थर्मोडायनेमिक्स एंड strength of materials and fluid mechanics and theory of machines and heat transfer and machine design and production फिनिश किया है। ये सिलसिला अभी अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी जारी रहेगा। आपके भरोसे, आपके फेथ, आपके ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 15 दिन काफी है ना फुल लेंथ टेस्ट के लिए? बेटा मोर देन एनफ है, मैं क्यों आपसे चीटिंग करूंगा? आपको शुरू करना हो एक आध किसी और के फुल लेंथ टेस्ट आप शुरू कर सकते हो, लेकिन आई एम टेलिंग यू एंड इन जस्ट 40 डेज एग्जैक्टली 50 दिनों में हमने एक अनप्रेसिडेंटेड टास्क करके दिखाया है। थैंक यू सो वेरी मच पीपल, बाय बाय।